अच्छा जी जनाब। सारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने फंक्शन कंप्लीट कर लिए थे और हमारा लास्ट में कुछ, एक मिनट जरा कोर्स आउटलाइन पे मैं नज़र मार लूँ। लास्ट हमारी कोई चीज़ रह गई है क्या इसमें? क्या हो गया? अच्छा, हमारे ये ES6 फंक्शंस जो है कंप्लीट हो गए थे। अच्छा, अब हम मूव करेंगे सर्वर की तरफ। लेकिन सर्वर की तरफ मूव करने से पहले एक दो चीजें शायद कुछ लास्ट क्लास में मैंने जिक्र की थी कि हम पढ़ेंगे, वो फिर मेरे जहन में नहीं आ रही भी वो क्या बात थी। कोई अगर प्लीज रिमाइंड करवा सकता है? वार वार कॉन्स्ट तो हम पढ़ चुके थे। लेट भी हम पढ़ चुके हैं। लेट वार तो है पुराना वाला, और एक्मा स्क्रिप्ट 6 में आया है लेट और कांस्टेंट। तो लेट जो है उसमें वो मसले मसाइल खत्म किए गए हैं जो स्कोप का इशू था कि वो स्कोप से बाहर भी मिल जाता था। तो हम लेट यूज करेंगे अब हमेशा। और कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट क्या होता है? मेमोरी में कोई जगह नहीं ले रहा होता कांस्टेंट। तो इस वजह से कांस्टेंट जहां पॉसिबल होता है वहां पे हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्लीज बात नोट कर लें कि कांस्टेंट जो है ना वो मेमोरी में जगह नहीं ले रहा होता। प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट। अच्छा, सलील कह रहे हैं कि क्लास 17 का कोड पुश नहीं हुआ। असल में ये कोड ना, लास्ट जो हमने क्लास की थी वो क्लास 16 है, एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी हमारी। बट वीडियो में ना कुछ सीक्वेंस आगे पीछे हो गया ये। मैं उसको जरा काउंट करके ना सही कर दूंगा। मतलब क्लास 16 यहाँ पर है और क्लास 17 जो है ना वीडियो में है। इस तरह का कुछ सीन हो गया है। तो कोड मेरे पास से मेरे पुश। ख्याल से पिछली बार ये हुआ था कि हमने क्लास 15 को क्लास 16 में किया था और क्लास 16 ए और बी होना था मेरे ख्याल से, तो वो 17 हो गया है। हाँ, मे पता बी। नहीं, आपको देखना पड़ेगा। हाँ, तो आप जब वीडियो जो जैसे आप देख रहे होंगे ना कभी वीडियो, तो वीडियो देखते हुए आप उसमें देख लीजिएगा कि वो कौन से फोल्डर में कोड लिख रहा हूँ, वो उसी फोल्डर में ही मिलेगा आपको। हाँ, अभी मुझे याद आया। एक दोस्त ने सवाल पूछा था, मल्टी थ्रेडिंग की बात हो रही थी हमारी, कि मल्टी थ्रेडिंग जो है कैसे होती है। वो हमने डिस्कस कर लिया था कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे होती है। फिर दोस्त ने सवाल पूछा था कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेड में सारे काम कैसे कर लेता है। अच्छा हाँ, ये मैंने ही पूछा था, याद है। जी, तो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा था, और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल हम कवर कर लें आगे बढ़ने से पहले। अच्छा, हम वापस से वही डायग्राम खोल लेते हैं जो हमने लास्ट मल्टी थ्रेडिंग को समझने के लिए खोली थी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है। ठीक है, ऐसा आपको हर जगह सुनने को मिलेगा कि जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है। बट इसको समझने की जरूरत है कि क्योंकि गिमिक की हद तक ना कुछ भी बोल देना बड़ा इजी होता है,
लेकिन एक्चुअल में ना हमें थोड़ा अंदर देखना भी पड़ता है कि ये अगर सिंगल थ्रेडेड है तो ये कैसे सिंगल थ्रेडेड है, अंदर हो क्या रहा है। तो एक बात जी प्लीज समझ लें बहुत अच्छे से कि ये जो मल्टी थ्रेडिंग हो रही है ना, मिसाल के तौर पे ये आपका गूगल क्रोम खुला हुआ है, ठीक है, ये गूगल क्रोम खुला हुआ है, ये विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है, ये आप समझें कि जूम खुला हुआ है हमारे पास, और ये हमारे पास कोई भी एडोब एक्सडी खुला हुआ है। ये 4 प्रोग्राम हमारे पास चल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे ना ये जो मल्टी थ्रेडिंग हो रही है इसको तो हम कभी भी रोक नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इन चारों को इक्वली मतलब टाइम शेयरिंग भी कर सकता है, रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल हाइब्रिड तरीका इख्तियार किया हुआ है सब लोगों ने। वैसे तो ज्यादातर टाइम शेयरिंग पे चल रहे हैं ये, और लेकिन रिसोर्स शेयरिंग भी सम टाइम ये कर रहे होते हैं। वो इंटरनली ये डिसाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे कि किस वक्त क्या करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें टाइम शेयरिंग तो हम समझ चुके थे इससे पहले कि कैसे होती है। इसमें रिसोर्स शेयरिंग भी वैसे तो हो नहीं सकती क्योंकि प्रोसेसर एक ही है, लेकिन रिसोर्स शेयरिंग की भी ना एक इसमें किस्म होती है जो आमतौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे करते हैं लोग। वो क्या होती है कि जैसे एक सेकंड में ना 2.5 गीगा साइकिल है, ये हम जानते हैं। तो क्या करते हैं वो रिसोर्स को शेयर कर देते हैं कि अगर 4 प्रोग्राम चल रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपको ना 0.5 गीगा आप चलोगे, फिर उसके बाद दूसरा चलेगा। यानी साइकिल्स को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको छोटे स्केल पे लेकर आ जाएं तो ऐसे कहते हैं कि भाई 4 साइकिल एक प्रोग्राम चलेगा, फिर 4 साइकिल दूसरे प्रोग्राम को दिया जाएगा, फिर तीसरे प्रोग्राम को 4 साइकिल दिया जाएगा। तो इस तरह करके रिसोर्स भी शेयर हो रहा होता है आपस में, वो ऐसे स्विच कर रहा होता है बड़ी तेजी से। और ये टाइम के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो असल में ये भी टाइम शेयरिंग ही है, क्योंकि हमें ना ये पता होती है बात कि जो प्रोसेसर का जो साइकिल होता है ना वो असल में टाइम के साथ ही लिंक हुआ हुआ होता है। जो वो 2.5 गीगा लिखा हुआ है ना उसने, तो वो 2.5 गीगा पर सेकंड लिखा हुआ है एक्चुअली। तो कि 2.5 गीगा पर सेकंड वो हो रहा होता है। तो सही मानों में अगर देखा जाए तो अगर मैं रिसोर्स शेयरिंग भी करूँ ना तो भी वो भी टाइम शेयरिंग ही है, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि 0.5 सेकंड एक को मिलेगा, फिर 0.5 सेकंड दूसरे प्रोग्राम को मिलेगा, फिर 0.5 तीसरे को मिलेगा, तो वो 0.5 में ना मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो कितने साइकिल होते हैं। तो मैं साइकिल गिन के बता दूं या टाइम बता दूं, वो बात एक ही होती है ऑलमोस्ट। खैर, इस चीज को हम रोक नहीं सकते, इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम के लेवल पे, ठीक है। ये हम आ गए हैं प्रोग्राम के लेवल पे। अब ये प्रोग्राम के लेवल पे जो मल्टी थ्रेडिंग होती है ना, जावा स्क्रिप्ट में ये चीज सिंगल थ्रेड में चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, सिंगल थ्रेड में ये चल रहा होता है, और जितना भी आप प्रोग्राम में कुछ भी करते रहें वो एक से ज्यादा थ्रेड खुद से नहीं बनाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं बनाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली एक से ज्यादा थ्रेड नहीं बनाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इसमें एक से ज्यादा थ्रेड बना नहीं सकते, ठीक है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में स्टिल ये चीज पॉसिबल है कि आप इसमें एक से ज्यादा थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबल है जावा स्क्रिप्ट में। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक से ज्यादा थ्रेड इसमें बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में जरूरत पड़ती है। आमतौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है कि जो लोग यूजर के इस्तेमाल करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती। जो सिस्टम लेवल के सॉफ्टवेयर हैं उनमें जरूरत पड़ती होगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो यही वजह है कि आमतौर पे जितनी भी बुक लिखी गई है जावास्क्रिप्ट की, उसमें आपको किसी में भी ना इन चीज का जिक्र नहीं मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट में दूसरा थ्रेड कैसे बनाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि नॉट जेएस में ये चीज पॉसिबल है कि आप एक से ज्यादा थ्रेड उसमें बना सकते हैं जरूरत पड़ने पे, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं बनाएगा ये। ऑन अदर हैंड दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि कुछ कुछ कोड ऐसा होता है कि वो लिखेंगे ना तो वो मल्टी थ्रेड में चल रहा होता है, ठीक है। कुछ कोड ऐसा होता है जो आप लिखेंगे तो मल्टी थ्रेड में होता है। अब मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिए बगैर मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी सर्टेनिटी नहीं है कि किस में क्या हो रहा होता है, क्या कहते हैं, बट मैं बगैर नाम लिए आपको बता रहा हूँ। इमेजिन करें कि आप फंक्शन को एग्जीक्यूट जब करें तो वो फंक्शन एक नया थ्रेड बना के अपने आप को एग्जीक्यूट करे उसमें, और वहां से डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। अगर मैं 3-4 इंस्टेंस बनाऊं तो जितने दफा कॉल करूं उतने थ्रेड बना दे वो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस तरह होता है। अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आप
क्योंकि ना आपके पास गलत डेटा ना चला जाए, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे सर्टेनिटी नहीं है कि किन में ऐसा होता है और किन में क्या होता है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें हम सर्वर जब लिखते हैं तो जब जब नया यूजर आता है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए वो एक नया थ्रेड बनाते हैं। तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि भाई ये वाले कीवर्ड्स जो हैं, ये वाले कीवर्ड्स जब आप लिखेंगे तो इससे नया थ्रेड बनेगा। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे, कोई भी ऐसे नहीं है जो नया थ्रेड स्टार्ट करता हो, वो सिंगल थ्रेड में ही चलते हैं। अच्छा, अब सिंगल थ्रेड में ये चलते कैसे हैं? तो इस चीज को समझने के लिए ना हमें समझना पड़ेगा कि एसिंक्रोनस क्या चीज है। अच्छा, जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, इस चीज को हम कहते हैं स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग। ये प्लीज इस चीज को समझिएगा गौर से। स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग, स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग वैसे तो और भी है बहुत सारी, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जिस कॉन्टेक्स्ट में अभी हम बात कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में दो इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन है। एक है सिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग और एक है एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग। अच्छा, जावास्क्रिप्ट बाय नेचर एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग को फॉलो करता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं बहुत सारी, वो बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस को फॉलो करती हैं, जो दूसरी वाली टाइप है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस होना कोई अनोखी बात है। जैसे सी शार्प है, वो एसिंक्रोनस नहीं है बाय डिफॉल्ट। जैसे जावा है, वो एसिंक्रोनस नहीं है बाय डिफॉल्ट, लेकिन उनमें भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिनके जरिए उनको एसिंक्रोनस बना के इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एसिंक्रोनस वाली जो 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 फैसिलिटी है, वो उसमें लाइब्रेरीज के थ्रू अवेलेबल है। ठीक है जी, तो लाइब्रेरीज के थ्रू वो कर रहे होते हैं उसको, जब जहां पे उनको लगता है कि हाँ मुझे चाहिए। अच्छा, जिनको नहीं लगता नहीं चाहिए तो वो ऐसे ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट भी बाय डिफॉल्ट जो है वो एसिंक है, एसिंक्रोनस है। अब ये एसिंक्रोनस होता है क्या, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस है, आप कुछ नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस चलेगा। लेकिन इसमें भी लाइब्रेरीज के जरिए या कुछ कीवर्ड्स ऐसे मुतारुफ कराए गए हैं ECMAScript 6 में, जिसके जरिए हम इसको सिंक्रोनस बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अच्छा, जो एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग है, जब आप उसको समझ लेंगे ना कि वो है क्या चीज, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग जो है उसमें एक थ्रेड से ज्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक थ्रेड से ज्यादा बनाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो मैं इस स्क्रीन को यहीं पे छोड़े जा रहा हूं और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। YouTube पे हम गए और एक बड़ी अच्छी वीडियो है इसकी। फायरशिप की वीडियो है। नहीं, वो एक लड़का है, उसने यूं करके हाथ किया हुआ है, येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है उसने, उसका ये रहा। अच्छा, ये 26 मिनट की वीडियो है, इसको आप सब लोगों ने जरूर देखना है, क्योंकि ये अब जो हम Node.js पढ़ने लगे हैं उस पे ये आपको ना बहुत जरूरी होगा। Thanks for coming to the site. That's good. I need to stretch so I look less weird. Okay. In the event loop, I work on script like इसको मैं उस I have a वाले full stack पार्ट पे event लेके loop, चला call जाता हूँ। queue, and some other APIs, and quite understand how these pieces like pull together. So अच्छा, इस वीडियो में ना आपको I'm ये वाला भी किसी ने सवाल पूछा था, हीप वाला और स्टैक वाला। ये वाला सवाल भी इसमें आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। quite understand how these pieces like pull together. ये मेरे जहन में हीप और स्टैक वाला सवाल है। So if we run this file, well, there's अब ये देखें, इसने ना एक फाइल यहाँ पे ओपन की है। हम ये पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, बस सरसरी सा एक छोटा सा पार्ट है, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, फिर मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद से देख सकते हैं उसको। अच्छा, इन्होंने ना 3 फंक्शन चलाए, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और प्रिंट स्क्वायर। ये 3 फंक्शन इसने चला दिए।
अच्छा, ये 3 फंक्शन जो है एक ही दफा में इसने रन कर दिए। अच्छा, अब होना क्या चाहिए, 3 इंस्टेंस एक साथ बने। जाहिर है फंक्शन खुद तो चलता नहीं है, 3 इंस्टेंसेस एक साथ बने और एक साथ वो चले। तो अगर तो ये होता ना मल्टी थ्रेडिंग में, तो क्या होता है, 3 अलग अलग थ्रेड बनते और तीनों एक साथ चल जाते। लेकिन एक साथ वो नहीं चलते, उसमें भी रिसोर्स शेयरिंग हो रही होती। लेकिन अब इसमें देखेंगे कैसे चलते हैं। It's kind of a main function, right? Like the file itself. So we push that onto the stack. And we have some function definitions. They're just like defining the state of the world. And then finally we get to print square, right? So print square is a function call. So we push that onto the stack. And immediately inside print square, we're going to call square, which we're going to push onto the stack, which calls multiply. And now we hit a return statement, right? We multiply A and B and we return. So I said, when we return, we pop something off the stack. So pop multiply off the stack, return into square, return into print square, console.log. Print square is now, there's no return, but it's implicit because we got to the end of the function and we're done, right? So that is. अच्छा, अब आप नोट करें, इसमें इसने बताने की कोशिश ये की है कि भाई साहब जो आएगा ना पहले, वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जो आएगा उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो असल में क्या होगा, एक लाइन में लग जाएगा, वो एक कतार में लग जाएगा और अपनी बारी के आने का इंतजार करेगा वो। अच्छा, असूलन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि एक पहले आया उसको आपने रन कर दिया और दूसरे को आपने लाइन में लगवा दिया, तो इससे तो स्लो हो जाएगा, मतलब चीजें स्लो हो जानी चाहिए इससे तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, वो भी आगे पता चलेगा। Does that make sense? Yes, well, okay, great. So even if you haven't really thought about or visualized the call stack before, you've undoubtedly come across it when you've been doing certainly browser-side development. So if we have code like this, a function baz, which calls bar, which calls foo, which throws an error, then if we run this in Chrome, we see something like this in the dev tools, right? Uncall error, oops. And it prints the stack trace. That is the stack trace, right? The state of the stack when that error happened. So uncall error, oops, which was called in foo, which was called by bar, which is called by baz, which is called by this anonymous function, which is our main, right? Equally, if you've heard the term like blowing the stack, then this is an example of that, right? Have a function foo which calls foo. So what's going to happen? Well, we run main, we call foo, which calls foo, which calls foo, which calls foo, and ultimately Chrome says, well, you probably didn't mean to call foo 16,000 times recursively, so I'll just like kill things for you and you can figure out where your bug lies, right? So although I may be representing a new kind of side of the call stack, you've probably got some sense of it in your development practice already. So the big question then comes is like, what happens when things are slow? So we talk about blocking and blocking behavior, and blocking, there's no strict definition of what is and isn't blocking. Really, it's just code that is slow, right? So console.log is not very slow. Doing a while loop from 1 to 10 billion is kind of slow. Doing image processing is slow. Network requests are slow. And do one thing at a time. But the browser gives us these other things, right? It gives us these web APIs. These are effectively threads that you can't access. अच्छा, एक दोस्त ने ये पूछा है कि जो मैक्सिमम कॉल स्टैक बताया जा रहा है कि Question: Would you build a website for a major brand with more than 200 million users? एक दोस्त ने कहा है कि मैक्सिमम कॉल स्टैक जो है, हाउ मेनी टाइम्स आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो मैक्सिमम स्टैक जो है वो रीच कर जाएगा। ये लास्ट क्लास में मैंने जिक्र किया था, हर मशीन में ना ये साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे ये डिसाइड किया जाता है कि किसी एक प्रोग्राम को हमें कितना एक वक्त में देना होता है, रिसोर्सेज कितने देने होते हैं। तो जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसके मुताबिक, बाय द वे ये अच्छा खासा कोई बड़ा साइज होता है, तो आप गूगल कीजिएगा ना तो ये साइज गेट करने के तरीके मौजूद हैं। इससे पहले सलील ने गालिबन एक आर्टिकल शेयर किया था, उसमें उन्होंने वो यही बताया था कि स्टैक जो मैक्सिमम स्टैक साइज है ना आपके पास अवेलेबल इस वक्त, वो कैसे गेट करें। तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर छोटा सा कोड उन्होंने लिखकर बताया था, जिसके जरिए उन्होंने वो साइज गेट कर लिया था कि मैक्सिमम साइज इस वक्त स्टैक का क्या है। और हम ये देख चुके हैं कि एक इंस्टेंस जब आपका चलता है, जो लास्ट क्लास की अगर आप
कंटेंट पे गौर करें तो हमने ये देखा था कि हमने एक फंक्शन लिखा था जो एक दफा जब चलता था, यानी एक इंस्टेंस जब उसका चलता था तो वो 24 बाइट लेता था। ठीक है, तो उस 24 बाइट से आप काउंट कर सकते हैं कि अच्छा यार मेरे पास इतना स्पेस अवेलेबल है स्टैक में, तो मैं कितनी बार एक फंक्शन को कंटिन्यूअसली कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा एक्सीड किया आपने तो मैक्सिमम कॉल स्टैक रीच बता देगा। Like threads, you can just like make calls to, and those pieces of the browser are where this concurrency kicks in. If you're a backend person, this diagram looks basically identical for Node, except instead of web APIs, we have C++ APIs, right? And the threading and all that stuff is hidden from you by being run in like C++ land. Okay, so now that we have this picture, let's see how this code. अब ये जो चीज है ना, ये अगर आपको समझ आ गई, अब ऑफ कोर्स ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने ये वीडियो प्रॉपर पूरी नहीं देखी, लेकिन जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बात ये समझा रहा है ना इवेंट लूप वाली, और ये टास्क कैसे क्यू में लगते हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाएगी ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग जो ये बता रहा है इसमें एक से ज्यादा थ्रेड की जरूरत ही नहीं पड़ती आमतौर पर। It runs in this kind of more full picture of what a browser looks like. So, same as before. Run the code, console.log hi to the console. Simple. Now we can see what happens when we call set timeout. So when we call set timeout, we pass this callback function and a delay to the set timeout call. Now set timeout is an API provided to us by the browser. Remember I said it doesn't live like in the V8 source. It's like extra stuff we get in the environment that we're running the JavaScript runtime in. So effectively we kick off a timer, right? Like the browser kicks off a timer for you. And now it's going to handle the countdown for you, right? So that means that our set timeout call itself is now complete, so we can pop it off the stack. JSConf view, clear. So now we've got this timer in the web API, which 5 seconds later is going to complete. Now the web API can't just like start modifying your code, right? It can't just like chuck stuff onto the stack when it's ready, because if it did, it would like just appear randomly in the middle of your code. So this is where the task queue or the callback queue kicks in. So basically any of the web APIs, when they're done, they push your callback onto the task queue. And finally, we get to the event loop. The title of the talk is what the heck is the event loop? The event loop is like the simplest little piece in this whole equation. And it has one very simple job. The event loop's job is to look at the stack and look at the task queue. If the stack is empty, it takes the first thing on the queue and pushes it onto the stack, which effectively runs it, right? So here we can see that now the stack is clear. There's a callback on the task queue. So the event loop runs, says, oh, I get to do something here. Pushes the callback back onto the stack. Now remember, the stack is like JavaScript land, right? This is back inside V8. अच्छा, तो इन्होंने इसमें क्या बताया कि ये एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, कंसोल पे लिखा है हाई, इसने हाई सीधा सीधा प्रिंट हो गया। ठीक है, ये जो भी चीज रन होती है वो पहले किस में जाती है, स्टैक में जाती है, स्टैक में जाके लगती है, और अगर उससे पहले कुछ होता है तो वो कंप्लीट होने के बाद वो चलता है, अगर नहीं होता तो डायरेक्ट चल जाता है। तो कंसोल पे ये जो हाई लिखा हुआ है ये गया स्टैक में और ये डायरेक्ट चल गया। उसके बाद सेट टाइम आउट था, सेट टाइम आउट में 5 सेकंड का डिले लगा हुआ है। ठीक है, तो 5 सेकंड का एक टाइमर सेट किया इसने और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के मतलब आप नोट कीजिए यहाँ पे ये कोड रुका नहीं है। ठीक है, अगर तो ये कोड यहाँ पे रुक जाता, ठीक है, यही एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग है कि कोड रुकता नहीं है। जो कोड डिले मांग रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ इसने सेट टाइम आउट लगाया, यहाँ पे कोई इंटरनेट की रिक्वेस्ट हो सकती थी, यहाँ पे कोई हार्ड ड्राइव से कोई फाइल रीड करने की रिक्वेस्ट हो सकती थी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें टाइम लगता है बिना वजह का। ठीक है, और प्रोसेसर रुकता नहीं है उस टाइम के लिए, वो आगे बढ़ जाता है। और अगला जो console.log है जिसमें JSConf लिखा हुआ है, ये स्टैक में जाता है और ये भी एग्जीक्यूट हो जाता है। नतीजतन दोनों console.log आ चुके हैं। बट ये तीसरा वाला console.log क्या होता है, ये 5 सेकंड के बाद वेब एपीआई इसको दोबारा से क्यू में डाल देता है। ठीक है, क्यू में उठा के डालता है। और इवेंट लूप क्या करता है, अगर स्टैक में कोई चीज है तो उसको चलाता है, अदरवाइज वो इवेंट लूप को भी देखता रहता है। अगर इवेंट लूप में कोई है तो वहां से भी उठा सकता, टास्क क्यू को भी देखता रहता है, तो वहां से भी उठा के उसको एग्जीक्यूट करता है। तो नतीजतन क्या हुआ, हाई पहले आया, उसके बाद JSConf आया, उसके बाद आया देयर। सही है, इस तरह से ये चला है। तो अब मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, और काइंडली आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये, बल्कि मैं वीडियो का लिंक कॉपी करना भूल गया। ये मैं लिंक आपको चैट में भी भेज रहा हूँ और मैं ये व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। और
एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, ये क्लास में भी जो है ना, इस कोड में लास्ट में मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया है ताकि आपको ये कोड में भी लिंक अवेलेबल रहे। SCRIPD इवेंट लूप, एसिंक नेचर। ठीक है, एसिंक नेचर में ये इवेंट लूप और ये सब कुछ ही कवर हो जाता है। अच्छा जी, तो ये और हम एक ओवेस भाई ने सवाल पूछा है चैट में कि प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द कॉल स्टैक शेयर्ड बिफोर। मैक्सिमम कॉल स्टैक ये वाला। मेरे ख्याल से वही कह रहे हैं। हाँ, इसका मैंने आंसर किया है कि जो हर सिस्टम में, हर मशीन में ये साइज अलग हो सकता है। ठीक है, इस कोई सवाल के नीचे लिखा है, उसके उस सवाल के नीचे मैक्सिमम कॉल स्टैक के नीचे लिखा है प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द कॉल स्टैक शेयर्ड बिफोर। कॉल स्टैक शेयर बिफोर, ये कौन सा लिंक था? ये मैं भूल गया हूँ। मेरे ख्याल से वो लिंक की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको शेयर की थी, हाँ हाँ जिसमें हाँ, शायद ये उसी की बात कर रहे हैं आप। बल्कि गूगल पे जाके लिखेंगे ना, गेट मैक्सिमम कॉल स्टैक जावास्क्रिप्ट, तो ये बहुत जनरल कोड है, आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, हाउ टू गेट मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर किसी ने कोई लिंक दिया हुआ नहीं है। आंसर, ब्राउजर जावास्क्रिप्ट साइज लिमिट। ठीक है, ये इन्होंने कोड बताया हुआ है कि इस तरह करके आप मैक्सिमम कॉल स्टैक गेट कर सकते हैं। ये सिंपल क्या कर रहा है, एक इसने वेरिएबल बनाया और ये एक फंक्शन को कॉल करता है और ये फंक्शन को कंटिन्यूअसली कॉल कर रहा है, और कंटिन्यूअसली कॉल करने के बाद ना, जिस पॉइंट पे आके ये कॉल स्टैक आता है ना, वो काउंटिंग आपको दिखा देता है ये। ठीक है, अच्छा, इसने ये जो एक नंबर लिया हुआ है ना, ये नंबर लेने का मतलब ये उसको 8 बाइट काउंट कर रहा है। 8 बाइट से इसने ये नंबर इस वजह से लिया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज इज आई, इसने करके प्रिंट किया है। तो आई एक्चुअली आई मल्टीप्लाई बाई 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 बाइट लेता है नंबर। बल्कि ये और बेहतर तरीका इसका ये होता है कि ये वेरिएबल को ना इसके अंदर बनाता है, ये फंक्शन के अंदर इसको बना रहा होता, तो ये और ज्यादा बेहतर तरीके से आ रहा होता रिजल्ट। खैर, इसने काफी लंबा आंसर भी लिखा हुआ है नीचे, मतलब ये जस्ट इतना सा नहीं है, इसने काफी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि भाई किस ब्राउजर में कितना साइज होता है। ठीक है, ये इसने हर ब्राउजर के बारे में कुछ लिखा है, तो काफी ऑथेंटिक सा आंसर लग रहा है मुझे ये। इसने कहा है कि गूगल क्रोम जो 93 वर्जन है, उसमें ये साइज होता है इसका। खैर, ये मैक्सिमम कॉल स्टैक बाय द वे ये उसी सूरत में रीच होगा जब आप कंटिन्यूअसली उसको कॉल करेंगे। ठीक है, और मतलब अगर किसी बटन के क्लिक पे अगर हो रहा है कोई फंक्शन कॉल, तो ये नोट करने वाली बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि फंक्शन को आप बटन के क्लिक पे कॉल करेंगे तब भी ये एक्सीड कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बटन के क्लिक पे कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसका पीछे उसको वो अलग तरह से ले रहा होता है, उसमें कभी भी कॉल स्टैक रीच नहीं होगा। हाँ, अगर आप इस तरह से करेंगे ना इसको, कि एक के बाद एक ऑटोमेटिकली कॉल होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली कॉल होता जा रहा है, तो उस पे फिर ये आपको रोकेगा, मैक्सिमम कॉल स्टैक लगाएगा। अदरवाइज किसी बटन के क्लिक पे अगर हो रहा है तो आप उस बटन को कंटिन्यूअसली दबाते भी रहेंगे ना, आप हजारों दफा भी दबा दें अगर, तो भी वो रीच नहीं करेगा। जी दोस्त।
एक सवाल था जो हमने जिससे ये डिस्कशन शुरू किया था, वो कि पिछली बारी हमने ये कहा था कि फंक्शन कैन क्रिएट मल्टीपल, ये पिछली बारी का कोड खोलते हैं एक बार, index.html। हाँ, तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे अगर हम इसको लाइक वी आर आस्किंग दिस फंक्शन टू गेट मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली, तो आपने बताया था कि मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली होंगे, तो वो सिंगल थ्रेडिंग में कैसे होता है? वो इवेंट लूप में चला जाता है एंड देन इट गोज टू द क्यू, या लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? अच्छा, मैं इस वाले केस में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये होगा क्या। देखें, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन जो कॉल हुआ है ना, इसका इंस्टेंस बनेगा और वो स्टैक के ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा कि भाई मुझे एग्जीक्यूट करो। अगर उससे पहले कोई चीज लगी हुई होगी एग्जीक्यूशन पे तो वो होगी, पहले कंप्लीट होगी, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बारी आएगी। अच्छा, ऐसे सोचने में ऐसा लग रहा है कि ये स्लो डाउन कर रही है चीजों को, ये स्लो डाउन कर रहा है, ऐसा सोचने में ऐसा लगता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? इमेजिन करें कि इससे पहले कोई चीज क्या हो रही है, एग्जीक्यूशन पे लगी हुई है ऑलरेडी, तो वो खत्म होगी तो इसकी बारी आएगी। क्लियर है ये? तो ऐसा लग रहा है कि ये स्लो डाउन है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? कि अगर आप इस पिक्चर को देखें यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं कैसे करूं, हाँ, इस पिक्चर को आप देखें, अगर मान लें कि ये हमारा प्रोग्राम है, तो चाहे इसमें मैं मल्टी थ्रेडिंग कर दूं, चाहे कुछ भी कर दूं, जब इसकी बारी आएगी ना, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जब इसकी बारी आएगी, तो जब ही इसको प्रोसेसिंग करने का मौका मिलेगा। अब चाहे ये मल्टी थ्रेड बना के कर ले, चाहे ये एक एक करके कर ले, बात सेम ही है। अच्छा, तो ये जाके लग जाएगा स्टैक में, और स्टैक में जाके लगने के बाद जब इसकी बारी आएगी तो ये चल पड़ेगा। अच्छा, इतने में फौरन ही हमने ये दूसरा वाला भी भेज दिया, फौरन ही ये दूसरा वाला भी भेज दिया, तो ये भी जाके उसके ऊपर स्टैक में खड़ा हो जाएगा। जैसे ही ये वाला कंप्लीट होगा वैसे ही दूसरा वाला चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ये बात शुरू में ही देख चुके हैं कि प्रोसेसर एक वक्त में एक ही काम कर रहा होता है, ये हम शुरू में ही देख चुके हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन दोनों फंक्शन को वो एक साथ करे, करेगा तो एक वक्त में एक ही काम, दो तो करेगा नहीं। अब चाहे हम इन दोनों फंक्शन के दो थ्रेड बना दें, ठीक है, और आपस में शेयरिंग करवाएं, टाइम शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग, या तो ये करें, इसको ऐसे कर दें कि एक पहले होगा उसके बाद दूसरा होगा, ठीक है। तो ये इसमें होता है। अच्छा, एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग में ना, ये सिंक्रोनस वाले से फास्ट है, जो एक्सपीरियंस में देखा गया है कि सिंक्रोनस वाले से फास्ट है। ये क्यों फास्ट? इस वजह से, और ये मेमोरी एफिशिएंट भी है। मेमोरी एफिशिएंट भी इस वजह से कि जब दो थ्रेड बनाते हैं तो दोनों को उसको कीप ट्रैक भी तो रखना होगा ना कि कौन सा वाला कितना हो गया। सिर्फ ये तो नहीं है कि ऐसी स्विचिंग करा देंगे आप, ये बात समझ रहे हैं आप? जैसे अगर इसने 4 थ्रेड बनाया हुआ है, एक प्रोग्राम ने 4 थ्रेड बनाया हुआ है, 5 थ्रेड, तो इसको ये भी तो कीप ट्रैक रखना पड़ेगा ना कि कौन सा थ्रेड में कहाँ तक कहानी पहुंच चुकी है, ताकि अगली दफा जब बारी आए तो वहीं से स्टार्ट करे, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में क्या है, एक ही स्टैक है, उसमें वो खड़ा रहता है। अगर वो हो गया काम तो ठीक है, वरना अगली बारी का इंतजार करेगा। जाहिर है, पूरा जो कंप्यूटर में जितने दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको मौका मिलेगा, और जब दोबारा इसकी बारी आएगी तो स्टैक जहाँ खड़ा हुआ है वहीं से दोबारा शुरू कर देगा उसको। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मजीद एफिशिएंट है। फिर दूसरी बात ये है कि एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग में कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि कॉल बैक फंक्शन का उसने जिक्र किया वीडियो में, वो आप देखेंगे तो मजीद आपको आइडिया हो जाएगा। तो कॉल बैक फंक्शन का जिक्र किया गया है, तो कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें टाइम लग सकता है, जो मतलब प्रोसेसर को रुकना पड़ सकता है जिस चीज के लिए, वो क्या किया है, वो इंटरनेट की रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट पे आपने रिक्वेस्ट भेजी, इंटरनेट पे जाने वाली रिक्वेस्ट का हो सकता है कि 200 मिलीसेकंड में रिस्पांस आ जाए, हो सकता है कि 500 मिलीसेकंड लग जाए, हो सकता है रिस्पांस कभी भी ना आए, ठीक है ना, फेल हो जाए वो। मतलब कभी भी रिस्पांस नहीं आता तो उस सूरत में होता ये है कि हम 300 सेकंड तक वेट करते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको समझता है कि बस नहीं आता, तो वो 300 सेकंड भी लग सकते हैं उसमें। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि भाई इंटरनेट की जो रिक्वेस्ट है ना वो हम लगा देते हैं, और हम कहते हैं कि जब इसका रिस्पांस आ जाए ना तो एक फंक्शन दे देते हैं उसको कि ये फंक्शन जब चलाना है जब इसका रिस्पांस आ जाए, और प्रोसेसर रुकता नहीं है, प्रोसेसर आगे बढ़ जाता है, अपने काम आगे करना शुरू कर देता है वो, ठीक है ना, तो वो रुकता नहीं है। इस तरह करके हो रहा होता है काम। तो ये एसिंक्रोनस है, इस वजह से वो क्या होगा, वो स्टैक जो आपका बन रहा है ना उसमें उस चीज को साइड पे कर दिया जाएगा, जिसकी जो इंटरनेट पे गई है रिक्वेस्ट, उसको साइड पे करके आगे बढ़ जाएगा वो कोड। अब जब उस साइड में जो एक खाना बना हुआ था वेब एपीआईज वाला, तो वेब एपीआईज के अंदर वो जाके खड़ा रहेगा जब तक वो रिस्पांस नहीं आ जाता। तो इस तरह करके इन्होंने मैनेज किया हुआ है। अच्छा,
ऐसा नहीं है कि एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग जो है वो सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है। एक अप्रोच है, बाकी दूसरी भी अप्रोच है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर है, कुछ लोगों का ख्याल है कि दूसरी अप्रोच जो है, जो दूसरी लैंग्वेज है वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि दोनों ही बराबर हैं मेरे लिए दोनों बराबर इस वजह से हैं कि दोनों बराबर भी, बल्कि मैं नहीं कहूंगा, दोनों के ना यूज केसेस अलग अलग हैं। दोनों के यूज केसेस अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पे वेब डेवलपमेंट के लिए मैं ये समझता हूं कि एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग ज्यादा फास्ट है। क्यों? कि वेब एप्लीकेशन में तो काम यही होगा ना, हर बटन के क्लिक पे 4 4 5 5 रिक्वेस्ट लग रही होती है इंटरनेट पे। तो अब जाहिर है उसके लिए अगर मैंने प्रोसेसर को रोका तो फिर बहुत ही स्लो डाउन हो जाती हैं चीजें, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो वेब से रिलेटेड है, जिसमें इंटरनेट और दूसरी चीजों का काम ज्यादा है, इस तरह की चीजों का, उसके लिए एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग ज्यादा सही है। अच्छा, और जिन सॉफ्टवेयर में इंटरनेट से रिलेटेड काम नहीं है, जैसे कि फोटोशॉप वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग ज्यादा एक्सटेंसिव है, उसके लिए वो मल्टी थ्रेडिंग वाला काम ज्यादा बेहतर है कि मल्टी थ्रेडिंग वाला काम उसमें किया जाए। अच्छा, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं कि मल्टी थ्रेडिंग इसमें भी हो जाती है जावास्क्रिप्ट में, और एसिंक्रोनस उसमें भी हो जाता है। दोनों तरीके दोनों में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं कि भाई कर नहीं सकते, कर दोनों में सकते हैं, सब कुछ ही कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट चूंकि ये एसिंक्रोनस है तो इसलिए इसको मार्केट करने के लिए कहते हैं कि एसिंक्रोनस है ये, ठीक है ना। गिमिक है ये, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, एसिंक्रोनस है, बेवकूफी की बात है ये। क्योंकि ये काम किसी दूसरी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, अब थोड़ी मेहनत लगेगी ज्यादा, लेकिन हो सब में सकता है। तो ये जनाब हमने समझ लिया। अब हम शुरू करते हैं आज से नोड.जेएस। अब तक हमने जितनी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसके बेसिस पे हम वॉइस एप्स बना सकते हैं एसेंशियली। नहीं, सर्वर में पढ़ना पड़ेगा अभी, सर्वर पढ़ना हाँ नहीं, पड़ेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट सर्वर में भी सिमिलर ही होगी या अलग होती है? जितनी हमने अभी पढ़ी है वो तो सिमिलर है, लेकिन इसके आगे कुछ मजीद चीजें हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी। सर 10 मिनट्स फॉर प्रोटोटाइप। यार अवेश एक दोस्त है, ये प्रोटोटाइप के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्त, प्रोटोटाइप जो है ना वो थोड़ा सा इतना आसान टॉपिक नहीं है, और मेरा ये ख्याल है कि इस पॉइंट पे आपको प्रोटोटाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एडवांस टॉपिक है, ये बल्कि काफी एडवांस टॉपिक है हमने जावास्क्रिप्ट के ना कंस्ट्रक्टर फंक्शंस भी नहीं पढ़े। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको पूरे समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको प्रोटोटाइप समझ आएगा, उसके बगैर आपको प्रोटोटाइप समझ नहीं आएगा। अच्छा, प्रोटोटाइप से ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रोटोटाइप से क्या होता है, मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ती है, मेमोरी एफिशिएंट हो जाता है आपका कोड। लेकिन यार मेमोरी एफिशिएंसी ना इस लेवल की हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है राइट नाउ, ठीक है। मतलब मैं डेली बेसिस पे कोड खुद लिख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे आमतौर पे कोई शायद एक आध दफा अभी तक जरूरत पड़ी है कि प्रोटोटाइपिंग मुझे करनी पड़ी हो, और जो काम प्रोटोटाइप से होता है उसके बगैर भी करूँ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना, ठीक है ना। तो ये जब भी मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना इस तरह पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। वो एक एलिकेंट जावास्क्रिप्ट करके बुक है, वो इतनी मोटी बुक है, और वो सारी उसमें जावास्क्रिप्ट ही है सारी, ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको अभी आपको इस चीज में पढ़ना चाहिए। अब मैं खुद से भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि खुद से भी आप इस चीज में ना पढ़ें फिलहाल, प्रोटोटाइप्स में। हाँ, वो असल में मसला ये है ना, प्रोटोटाइप ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया था प्रोटोटाइप क्या होता है। देखें, वो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद आप प्रोटोटाइप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। अच्छा, एक और मजे की बात बता दूं। मजे की बात यह है कि आप प्रोटोटाइप से बेहतर है कि क्लासेस पढ़ेंगे ना फिर तो आप। असल में जावास्क्रिप्ट में ES5 में प्रॉब्लम ये होती थी कि क्लास का कीवर्ड नहीं था अवेलेबल ECMAScript 5 में, ठीक है ना। ES6 में तो अब क्लास का कीवर्ड आ गया। तो ये प्रोटोटाइप जो था ना, असल में ये जुगाड़ था। जो क्लास के अंदर जो चीज होती है ना स्टैटिक, उसका ये जुगाड़ था कि प्रोटोटाइप करके आप कर देते थे। तो अब तो यार आप क्लासेस से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको डेट का कोई फंक्शन है वो प्रोटोटाइप में ऐड करना है, तो आप कहें कि यार एक क्लास है मेरी, वो एक्सटेंड कर दिया डेट को, और आगे जो मर्जी आप करते रहे उसके अंदर स्टैटिक जितने मर्जी क्लास क्या है?
अब जावास्क्रिप्ट में क्लासेस भी अवेलेबल है ना, क्लासेस भी आ गई हैं अब तो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी सपोर्ट हो चुकी है इसके अंदर, लेकिन हम वो पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे। बट जस्ट इन्होंने क्योंकि अब सवाल पूछा है तो इसलिए मैंने इनको बताया कि बेहतर ये है कि आप प्रोटोटाइप पढ़ने से बेहतर है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और प्रोटोटाइप पढ़ने से बेहतर है कि क्लास और स्टैटिक पढ़ें आप, ठीक है ना। ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो नई वाली चीज है, नया सारा उसी पे चल रहा है काम, प्रोटोटाइप हो चुकी है पुरानी चीज। अच्छा जी, और किसी ने ये सवाल पूछा था कि वैसे टोटल अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हमने कितनी % पढ़ ली है? हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, फंडामेंटल्स हमने पढ़ ली है पूरी, और फंडामेंटल आमतौर पे, ये आपका सवाल है कि जो फंडामेंटल हमने पढ़ ली है पूरी, फंडामेंटल आमतौर पे कितनी % होती है पूरी लैंग्वेज की, तो तकरीबन 25-30% होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंडामेंटल, फिर बाकी एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूंगा कि जितना हमने पढ़ लिया ना, उससे ज्यादा की शायद आपको जरूरत ना पड़े इस थ्रू आउट द कोर्स, तो शायद जरूरत ना पड़े। हम इंशाल्लाह वो जो कोर्स आउटलाइन में 3 आपने देखे ना लिखा हुआ है, 3 चैटबॉट्स, वो रियल लाइफ के चैटबॉट्स हैं तीनों, वो तीनों हम बनाएंगे, आप देखेंगे इसी के अंदर अंदर बन जाएंगे सारे। तो ये मैंने काफी सोच समझ के ना कोर्स आउटलाइन में सिर्फ वो चीजें रखी हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अच्छा जी, हमने बनाया नया फोल्डर जावास्क्रिप्ट, और ये सारा कुछ उठा के हमने इसके अंदर मूव कर दिया। अब हमने बनाया एक फोल्डर दूसरा 02 Node.js, ठीक है जी, और हमने इसमें बना लिया वन हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब हम जो है ना हेलो वर्ल्ड करने जा रहे हैं, Node.js का हेलो वर्ल्ड। दोस्त पूछ रहे हैं कि सर वेब डेवलपमेंट में इतनी ही पढ़ाते हैं जावास्क्रिप्ट? हाँ, वेब डेवलपमेंट में भी इतनी ही पढ़ाते हैं आमतौर पर, इतनी ही पढ़ाते हैं आमतौर पर वेब डेवलपमेंट में भी। बल्कि इतनी भी पढ़ा दें मैं तो कहता हूँ बड़ी बात है, इतनी भी सही से नहीं पढ़ाते। What is Node.js? अच्छा, अब ये तो जनाब आपको What is Node.js के लिए ना जाना पड़ेगा, शुरू की जो 3 क्लासेस है ना उसमें हमने ये काफी डिटेल में चीजें डिस्कस की हैं कि ये Node.js एक्चुअल में है क्या। हमने 2 टाइप पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट की, एक AMD और एक कॉमन JS, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने लिख दिया, क्या हो रहा है, असल में एक फोल्डर बना हुआ था ना, उसको सीधा कर दे रहा था वो, तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एक फोल्डर ऐसी डमी बना लिया क्लास 2 के नाम से। अच्छा, अब नोट कीजिएगा कि ये हो क्या रहा है, बल्कि इन सबको मैं हटा ही देता हूँ, फोल्डर सारे ही डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। Node.js है और Node.js के अंदर हो रहा है, इसको भी मैं ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ, ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, इसको भी जावास्क्रिप्ट के अंदर मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लीन करना चाह रहा था मैं फोल्डर, कि फोल्डर मेरा बिल्कुल क्लीन हो जाए। अब मेरे पास एक फोल्डर है Node.js के नाम से
और उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है index.mjs। सलीम, नॉट जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखा है ना mjs, हम इससे पहले तो लिखते थे .js। अब ये .mjs का क्या चक्कर है? अच्छा, एक शायद बात ना हमारी शुरू में रह गई थी, वो मैं चाहता हूं कि मैं अभी क्लियर कर दूं। ये मैं जावास्क्रिप्ट की ना क्लास 1 के कोड में आ चुका हूं, जो बिल्कुल हमारी पहली क्लास थी। अच्छा, हमने हमेशा जावास्क्रिप्ट ना HTML के अंदर लगा कर देखी है, लेकिन हम इसको HTML से बाहर भी रख सकते हैं ना। कुछ दोस्तों ने असाइनमेंट्स में भी ये काम किया था, असाइनमेंट में भी जावास्क्रिप्ट फाइल बाहर रखी थी। तो मैं ये जस्ट आपको, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ये चीज पता ना हो, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं, ये HTML की फाइल है। HTML की फाइल के साथ मैंने कहा कि script.js, ठीक है, ये मैंने script.js की फाइल बना दी, और यही कोड जो मैंने कहा लिखा हुआ था, मेरे कोड के अंदर लिखा हुआ था वो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये भी इस तरीके से भी हो सकता है काम, जस्ट मेरा मतलब ये है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके बताऊंगा कि स्क्रिप्ट जो है उसका src क्या है, ./script.js। ठीक है, ये भी तरीका बिल्कुल वैलिड तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। हमने पढ़ने के एतबार से सारा कोड इसी स्क्रिप्ट के टैग में लिख देते थे हम, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इस स्क्रिप्ट के टैग में लिखूं मैं। मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से बनाई है, और अलग से बना के ना यहाँ पे लिंक बता दिया है कि भाई ये आपका लिंक है, यहाँ पे आप जाके देख लो कि क्या है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल वैलिड तरीका है। और मैं पुराने वाले कोड को भी वापस कैसे लाऊं ताकि वो भी रहे ना, उसको कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी तरीका सही है, इसको बट मैंने कमेंट किया और कमेंट करके ये तरीका भी मेंशन कर दिया है कि भाई अलग से भी script.js लिख सकते हैं आप, और इसके अंदर भी आप कोड लिखें तो वो भी सही है, दोनों तरीके सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिखा था .js, अब हम लिख रहे हैं .mjs। तो जनाब mjs का मतलब है मॉड्यूल जेएस। ठीक है, mjs का मतलब क्या है, मॉड्यूल जेएस। हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी एक AMD, एक पढ़ी थी हमने कॉमन जेएस। तो ये AMD और कॉमन जेएस जो है ना, ये दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट थी। मतलब जब नॉट जेएस शुरू में आई थी, तो इन्होंने जो जावास्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपना बनाया हुआ था, उसको कहते थे कॉमन जेएस। अच्छा, लेकिन अब जो इनका लेटेस्ट वाला वर्जन है, साथ साथ इन्होंने ना बिल्कुल ECMAScript 6 वाला एक वर्जन पे काम करना स्टार्ट किया हुआ था, और अब वो फाइनलाइज हो गया है। तो उसका नाम इन्होंने रखा है मॉड्यूल जेएस। ठीक है, और मॉड्यूल जेएस क्या है, कंप्लीटली ES6 को और ES7 के भी कुछ चीजों को ये सपोर्ट कर रहे हैं मॉड्यूल जेएस में, और सारा जो नया वाला सिंटेक्स है वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो अब चूंकि फ्यूचर मॉड्यूल जेएस का है, कॉमन जेएस भी सही है, कॉमन जेएस का भी कुछ कोड, आप जो डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द कोर्स, उसमें आप देखिएगा कि कुछ कोड हमें कॉमन जेएस वाला मिलेगा, जो कि नॉट जेएस 10 और 12 में जो चलता था वो मिलेगा। ठीक है, बट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, नॉट जेएस 16, जो अभी LTS मौजूद है। जब आप नॉट जेएस डाउनलोड करने जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अभी LTS वर्जन है, LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो LTS जो है वो 16.13 है। ठीक है, 16.x काइंड ऑफ समझे इसको आप। तो हम इस वाले के अंदर जो चीज सबसे लेटेस्ट है वो पढ़ रहे हैं हम, मॉड्यूल जेएस वाली। अच्छा, जहां पर कोई ऐसा कोड होगा जो कॉमन जेएस का होगा, असल में मैंने ओरिजिनली प्लान किया था कि हम कॉमन जेएस पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं इस चीज पे वो हूँ कि हमें कॉमन जेएस नहीं पढ़नी चाहिए, जो उससे भी आगे की चीज है मॉड्यूल जेएस, वो पढ़नी चाहिए हमें। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है, बस बात वही है कि फंक्शन जैसे हमने पढ़ा था ना, फंक्शन को लिखने का तरीका फर्क था, तो इसी तरह चीजों को लिखने का तरीका फर्क है। और जहां पे मेंशन करना होगा कि यार ये वाला कोड ये है और ये वाला कोड ये है, तो मैं वो मेंशन भी करता चलूंगा, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपको पता ना चले कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, तो इसको रन करने का सबसे आसान तरीका है, बहुत ही आसान है। कॉमन जेएस को भी इसी तरह रन किया जाता है, मॉड्यूल जेएस को भी इसी तरह रन किया जाता है। आप लिखेंगे इसी फोल्डर में, आपको टर्मिनल ओपन करना है। मैं पहले इस फोल्डर में आ जाता हूँ, 02 Node.js, सही है, इस फोल्डर में आ गया मैं, और मैंने कहा नॉड स्पेस
और index डॉट mjs। सही है, सिर्फ in लिख के या I लिख के सिर्फ क्या करूंगा मैं, टैब दबाऊंगा, क्या हुआ, हाँ सिर्फ टैब दबाऊंगा मैं, तो ये मुझे कंप्लीट कर देता है फाइल का नाम। और ये हेलो वर्ल्ड जो मैंने कंसोल पे लिखा था वो मेरा प्रिंट होकर यहाँ पर आ गया। अच्छा, जो मैंने mjs लिखा है ना, mjs को आप देखते ही समझ जाए कि ये मॉड्यूल js की फाइल है। अगर आपने एक दफा इसका नाम रख दिया mjs, तो इसके अंदर आप कॉमन js वाला जो पुराना कोड है ना वो नहीं लिख सकते। ठीक है, जो mjs है नया कोड वही लिखेंगे आप, आपके पास फिर ये ऑप्शन खत्म हो जाता है कि आप पुराना कोड इस्तेमाल करें। अच्छा, और ये इन्होंने जानबूझ के इसी वजह से किया है कि ऐसा ना हो कि लोग पुराना और नया मिक्स करके लिखना शुरू कर दें। वो क्योंकि नया वाला जो सिंटैक्स है वो काफी क्लीन होता है, उसका जो यानी लिखने का अंदाज है वो काफी क्लीन होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि भाई लोग ना बिल्कुल ही शिफ्ट करें, ऐसा ना हो कि आधा आधा दोनों इस्तेमाल करें। जैसे विंडोज एक्सपी के साथ हुआ था कि लोग क्या करते थे, विस्टा यूज करना शुरू हो गया, तो मतलब बीच की चीज है, वो छोड़ के जाना ही नहीं चाह रहे थे उसको। तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया है कि भाई पूरा ही शिफ्ट हो अगर किसी को होना है तो। अच्छा, डॉट जेएस अगर सिर्फ है ना आपका, डॉट जेएस अगर सिर्फ लिखा हुआ है आपने इसमें, तो वो उसमें फिर जो है ना आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन जेएस का ही कोड लिखना पड़ता है एक्चुअली ना। बाय डिफॉल्ट वो कॉमन जेएस कंसिडर करता है। दोस्त पूछ रहे हैं कि सर टाइप स्क्रिप्ट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट जो था ना जनाब, उसका अगर मुझसे आप पूछें तो टाइप स्क्रिप्ट का जमाना अब खत्म हो गया। क्यों? रीजन, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में जो कोड आप लिखते थे, ये टाइप स्क्रिप्ट उस जमाने की बात है जब ES6 ना शुरू आई थी। तो होता क्या आता है कि आपको मतलब ES6 का कोड अगर लिखना होता था तो आप वो लिख नहीं पाते थे डायरेक्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट कहता था कि अच्छा जनाब आप ES6 का कोड लिखो, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे पुराने वाले में और वो चलता रहेगा। आपका ES7 का भी कोड लिखो, हम कन्वर्ट कर देंगे, चलता रहेगा। तो ये उनका मेन सेलिंग पॉइंट था। और भी बेनिफिट्स थे उसके, बट मेन सेलिंग पॉइंट उसका यही था जिसकी वजह से लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको, कि भाई हम स्टेट ऑफ द आर्ट नया कोड बिल्कुल लिख सकते हैं और वो चलेगा, किसी भी पे भी चलेगा। आपको AMD में कन्वर्ट मारना है उसमें कर देगा, ES5 में करना है उसमें कर देगा, इवन वो ES4 तक में भी कन्वर्ट कर देता था। मतलब ES5 से जो पीछे के वर्जन है, जो भी मुझे नहीं पता वो कौन कौन से हैं अभी, मतलब वो भी कुछ लिस्ट है उसकी 4-5 की, वो भी उसमें भी कन्वर्ट कर देता था वो। तो ये उनका मेन सेलिंग पॉइंट था। बट इस पॉइंट पे हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आप जब फाइल बनाते हैं ना MJS, तो उसमें वो सारा कोड चलता है जो टाइप स्क्रिप्ट में लोग लिखते थे ES6 का। ठीक है, इवन ये क्लासेस वगैरह जो भी आप ES6 के जो नए कोड में शामिल है वो सब इसमें चल जाता है। तो अब टाइप स्क्रिप्ट को यूज करने का कोई मकसद नहीं बचा। अच्छा, दूसरा रीजन ये था टाइप स्क्रिप्ट को यूज करने का कि जब आप उसमें फंक्शन बनाते थे तो वो आपको वैलिडेशन प्रोवाइड करता था, कि जब भी आप उस फंक्शन को यूज करेंगे आपको हिंट देता था कि भाई पैरामीटर 1 में ये है, 2 में ये है। तो उसकी जगह पे आप ना JS doc के नाम से एक चीज है वो उसने ले ली है। JS doc का मैं आपको शक्ल दिखा दूं, ये है JS doc। ठीक है, इसने जो है उसकी जगह ले ली है और काफी सही है। मतलब ये JS doc जो है ना, और JS doc में इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान है। मैं सिंटैक्स आपको अगर दिखाऊं ना, तो आप जस्ट क्या करते हैं, फंक्शन से पहले आप ये लाइन लगा देते हैं छोटी सी कमेंट में, और ये चलता रहता है। तो जितने भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं वो सारी JS doc पे मूव कर चुकी हैं ना। कुछ हैं अभी भी जो टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अब ज्यादातर लोग JS doc को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको सेम वही चीज मिल रही होती है जो टाइप स्क्रिप्ट से मिलती है, और ये है भी ओपन सोर्स, और लिखना इसको बड़ा आसान है। टाइप स्क्रिप्ट में तो ये होता था ना कि जरा जरा सा वर्जन अपडेट हुआ और उनका पूरा सिंटैक्स ही चेंज हो जाता था, बड़े मसले करता था वो। मैंने खुद पर्सनली यूज किया है कुछ अरसे तक टाइप स्क्रिप्ट, बट इवेंचुअली मैं भी उससे तंग हो गया था। अच्छा जी, जलाल पूछ रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय Node.js रन टाइम प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम की अलग डेफिनेशन है और रन टाइम प्लेटफॉर्म की अलग डेफिनेशन है।
रन टाइम प्लेटफॉर्म हम एक दफा डिस्कस कर चुके हैं शुरू में, ठीक है। इकोसिस्टम अभी मेरा ख्याल है कि डिस्कस करने का सही वक्त नहीं है ये, हम लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे इसको हम डिस्कस कर लेंगे जो आपने बात पूछी है। अच्छा, अभी हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया जनाब हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का एक फोल्डर यहाँ पे मैं बना देता हूँ और इसको हेलो वर्ल्ड के अंदर मैं पुट कर देता हूँ। अच्छा, एक तो हमने हेलो वर्ल्ड पढ़ लिया कि नॉट जेएस की मतलब जावा स्क्रिप्ट की कोई भी फाइल बना के, अच्छा एमजेएस भी हो जाए ना, है तो जब भी ये जावा स्क्रिप्ट की, ठीक है। मतलब एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना के उसको नॉट जेएस के ऊपर कैसे रन करते हैं, लिखा नॉट स्पेस और फाइल का नाम, तो रन हो गया। अब जब नॉट जेएस पे सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो इस तरह से नहीं बनता, ठीक है। उसको बनाने का एक प्रॉपर कायदा कानून है, तो हम उसको अब देखते हैं कि वो कायदा कानून क्या है। नॉट जेएस के अंदर जो भी ऐप बनती है, जैसे मिसाल के तौर पे जो इससे पहले जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे ब्राउजर वाली, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि उसमें जो आपकी जो यानी पूरा सॉफ्टवेयर तैयार होता था वो एक HTML फाइल के साथ एसोसिएट होता था, और जावास्क्रिप्ट पीछे एज अ सपोर्टिंग लैंग्वेज के तौर पे पीछे चल रही होती थी, और फ्रंट क्या होती थी, एक वेबसाइट होती थी, एक वेब एप्लीकेशन होती थी। अच्छा, तो इसी तरीके से नॉट जेएस के अंदर ना इस चीज को हम कहते हैं पैकेज। नॉट जेएस पे जो बनी हुई ऐप होती है उसको हम कहते हैं पैकेज। जो ब्राउजर वाली है उसको हम क्या कहते हैं, वेब एप्लीकेशन, इसको हम कहते हैं पैकेज। अच्छा, तो पैकेज कैसे होगा, अब हम बनाते हैं एक पैकेज। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, npm init, और ये मुझे कहां जाके करना पड़ेगा, इस फोल्डर के अंदर 022 हेलो वर्ल्ड npm init। ये मैं किस फोल्डर में हूँ, हेलो वर्ल्ड पैकेज वाले फोल्डर के अंदर में इस वक्त मौजूद हूँ। npm init किया मैंने। अच्छा, अब ये मुझसे कुछ सवालात पूछेगा कि भाई आपके पैकेज का नाम क्या चाहते हैं, आपके क्या रखा जाए। हाइड, ये कह रहा है कि आप चाहते हैं पैकेज का नाम क्या रखा जाए। मैंने कहा हेलो वर्ल्ड जो है ना वही रखो, ठीक है। एंटर, वर्जन क्या हो, 1 हो। डिस्क्रिप्शन मैं अभी इसको डिफॉल्ट पे सब चीजों को एंटर करता हूँ। एंटर किया मैंने, ओके ओके हो गया। अच्छा, जैसे ही ये सब कुछ कंप्लीट हुआ ना, आप नोट कीजिए कि पैकेज डॉट जेसन के नाम से एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अच्छा, और पैकेज डॉट जेसन के अंदर आप जाके देखें ना, तो जो जो सवालात इसने पूछे थे वो सारे सवालात यहाँ पे इसने लिख भी दिए हैं उसी के अंदर। अच्छा, अब ये मेरा जो है ना एक अदद बन चुका है पैकेज, ठीक है। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि पैकेज बनाने के लिए ये जो मैंने npm init लिखा था, इनिट तो समझ आ रहा है कि इनिशियलाइज हो रही है कोई चीज, ये npm क्या चीज है। तो जी जनाब, मैं आपको npm भी बता देता हूँ कि क्या चीज है। यहाँ पे मैं गया गूगल पे और मैंने लिखा npm, और ये आ गया मैं, ठीक है। ये npm के अंदर आ गया मैं। अच्छा, npm जो है ना जनाब, वो पैकेज मैनेजर है। अच्छा, पैकेज मैनेजर का नाम हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, बहुत सारे लोगों ने। अब पैकेज मैनेजर क्या होता है भाई, वो भी समझना पड़ेगा। आप सब लोगों ने गूगल प्ले स्टोर का नाम सुना होगा, एंड्रॉइड के मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर मौजूद होता है। अच्छा, तो आपको जब भी अपने मोबाइल में कोई न्यू ऐप इंस्टॉल करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, जाते हैं गूगल प्ले स्टोर में और वहां पे आप उसका नाम लिखते हैं और आप क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, इवन दो कि अगर आप कोई सॉफ्ट जैसे गूगल क्रोम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप गूगल क्रोम की वेबसाइट पे जब जाते हैं, अपने मोबाइल फोन से आप वेबसाइट विजिट करते हैं, तो वो भी आपको क्या कहता है, आपको ये नहीं कहता कि क्लिक करो और डाउनलोड कर लो, आपको वो लिंक देता है कि आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। अच्छा, तो प्ले स्टोर जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है, एक ऑथेंटिक स्टोर है, जहां से आपको पता है कि मुझे सही सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
नतीजतन क्या होता है कि जितने भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स हैं, जब वो अपनी ऐप बना लेते हैं तो उनके लिए एक सेंट्रल स्टोर मौजूद है जहाँ पे वो पब्लिश कर सकते हैं जाके अपनी ऐप को। ठीक है जी। तो ये हो गया, समझ में आ गया कि प्ले स्टोर का क्या किरदार है। अच्छा, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सबकी बात हो रही है, हर लैंग्वेज में आपको लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। हर लैंग्वेज में क्या होता है, आपको लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। लाइब्रेरीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि बहुत सारे फंक्शंस को मिला के एक जगह कर दिया जाता है और वो फंक्शन की लाइब्रेरीज कहलाती है। ठीक है, मैथ की लाइब्रेरीज मौजूद हैं, इसी तरह जो चार्ट्स वगैरह बनते हैं वेब में उसकी लाइब्रेरी मौजूद है, इसी तरह जो साइंटिफिक बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनकी लाइब्रेरी मौजूद है। तो कई सारी लाइब्रेरी, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करने की लाइब्रेरी हमने पढ़ी है, डेटाबेस को एक्सेस करने की लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी बेतहाशा आपको जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो हर लैंग्वेज में लाइब्रेरी मौजूद है, लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग बनाते भी हैं लाइब्रेरी बना के, लोग बहुत सारे उसको सेल भी करते हैं, पैसे भी कमा रहे हैं उससे। तो और फ्री ओपन सोर्स भी होती है लाइब्रेरी, जैसे मोंगोडीबी ने खुद, मोंगोडीबी का डेटाबेस भी उन्होंने खुद बनाया, लाइब्रेरी भी खुद लिखी, तो वो कहते हैं ठीक है जनाब ये लाइब्रेरी हमारी तरफ से फ्री है, आप इस्तेमाल करें, आप बस डेटाबेस के पैसे दे दें, लाइब्रेरी आपको फ्री मिल जाती है। इस तरह भी हो रहा है। अच्छा, मगर कोई एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए जहां से वो लाइब्रेरी आप डाउनलोड कर सकें। ठीक है ना जी। अब एक तो तरीका ये भी हो सकता था कि हर वेबसाइट पे आप जाएं और वहां पे जाके आप क्लिक करें और लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाए, आप उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस तरीके में ना बड़े मसले हैं। इस तरीके में बड़े मसले ये हैं कि आपको अगर उसका नाम नहीं पता तो आप सर्च कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको यही नहीं पता कि मुझे लाइब्रेरी चाहिए कौन सी। एक तो तरीका ये है ना कि मुझे पता है कि math.js, मुझे ये बात पता है कि math.js, तब तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं उसकी जाऊं लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाऊं, वहां से डाउनलोड कर लूं और इस्तेमाल कर लूं, ये तो मसला हल हो गया। लेकिन उस केस में क्या होगा कि जब मुझे उसका नाम ही नहीं पता, मुझे सर्च करना है, तो मुझे सर्च करना है तो मैं गूगल करूंगा, लोगों से पूछूंगा। तो बेहतर तरीका ये होना चाहिए कि कोई एक स्टोर पहले से हो जहां पे सारी लाइब्रेरी की लिस्ट मौजूद हो, वहां पे जाके मैं सर्च कर लूं, ढूंढ लूं और मुख्तलिफ लाइब्रेरी को ट्राई करके देखूं, हो सकता है कोई मेरे मतलब की मिल जाए तो मैं उसको इस्तेमाल कर लूं। तो इसी वजह से, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हर लैंग्वेज का एक ऑफिशियल पैकेज मैनेजर होता है। ऑफिशियल पैकेज मैनेजर, ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि Node.js के साथ है npm, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में मुझे Node.js की कोई भी लाइब्रेरी अगर चाहिए होती है तो मैं कहाँ जाता हूँ, मैं npm जो पैकेज मैनेजर है वहां जाके उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी समझ में आ गई होगी ऑफ कोर्स ये बात आपको। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो किसी ना किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होकर आए हैं। काइंडली, क्या आप ये जानते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी है उसका पैकेज मैनेजर कौन सा है। मिसाल के तौर पे कौन से ऐसे लोग हैं जो C# के बैकग्राउंड से आए हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि C# का जो पैकेज मैनेजर होता है वो, उसका नाम क्या होता है, कोई अगर बता पाए तो। क्योंकि अगर आपने C# पढ़ी है, जिसने भी, जो भी कुछ लोग हैं जो दूसरी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं। जी हमजा फारूक। जी हमजा, हैंड रेस किया हुआ है आपने, माइक ऑफ है आपका। जी हमजा फारूक कह रहे हैं कि रस्ट पढ़ी है इन्होंने, तो रस्ट का पैकेज मैनेजर प्लीज बता सकते हैं आपकी क्या है। crates.io। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, उसमें क्या होता है, crates.io के नाम से एक उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, और उसको जो लाइब्रेरी को वो कहते हैं क्रेट, एक लाइब्रेरी एक क्रेट कहते हैं उसको वो। ठीक है, Node.js में क्या कहते हैं, एक लाइब्रेरी को एक पैकेज कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से शुरू में मैंने बताया था कि Node.js पे बनी हुई जो एप्स हैं उनको हम पैकेज कहते हैं, तो एक पैकेज कहते हैं। अच्छा, पिप इन पाइथन, पाइथन के अंदर होता है पिप, या उसको पाई पाई भी कहते हैं प्यार से।
ठीक है, और शॉर्ट में उसको पिप कहते हैं। अच्छा, और नगेट जो है वो सी शार्प के अंदर होता है। अच्छा, सी शार्प के बाय द वे दो हैं, एक नगेट है और एक और भी है कोई, दो है उसके अंदर। और कोई? अच्छा, हम्माद सिद्दीकी कह रहे हैं कि रस्ट का पैकेज मैनेजर जो है वो कार्गो है। ये वैसे सही कह रहे हैं, कार्गो उस पैकेज मैनेजर का नाम कार्गो है, और उसमें जो चीज होती है वो क्रिएट होती है। आई थिंक मैं भी भूल गया हूँ वैसे, क्योंकि थोड़ी बहुत रस्ट पढ़ी थी मैंने, बहुत जमाना हो गया उसको भी। लेकिन अच्छा, तो हमने ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उन सब का एक ऑफिशियल पैकेज मैनेजर होता है। ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल पैकेज मैनेजर का वर्ड मैं इस वजह से यूज कर रहा हूं कि ऑफिशियल के अलावा भी होते हैं। मिसाल के तौर पे पाइथन के अंदर वैसे ऑफिशियल जो पैकेज मैनेजर है वो पिप है, ठीक है, लेकिन आप दूसरी रिसोर्सेज से भी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी पैकेज मैनेजर्स भी होते हैं। जैसे नॉट जेएस के अंदर npm जो है वो ऑफिशियल पैकेज मैनेजर है, उसके अलावा यार्न के नाम से एक है, वो थर्ड पार्टी पैकेज मैनेजर है, वो ऑफिशियल नहीं है इनका। ठीक है। अच्छा, तो उस पे भी लोग पब्लिश कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीजें। ठीक है। इसी तरह एक एक बावर करके है, वो भी जावास्क्रिप्ट में थर्ड पार्टी के तौर पे है। ठीक है। और उसमें फ्रंट एंड की चीजें, तो खैर हमें लेकिन एक का पता होना जरूरी है जो कि npm है, ऑफिशियल है। बाकी चीजें हमें ना भी पता हो तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आप इमेजिन करें कि गूगल प्ले स्टोर पे ना जो चीज होगी, मतलब जो जितनी भी बड़ी कंपनीज होंगी उन सब की ऐप गूगल प्ले स्टोर पे लाजमी होगी। हालांकि अगर आप देखेंगे आपके पास सैमसंग का अगर फोन है तो सैमसंग का एक अपना भी स्टोर होता है जो उन्होंने साथ में डाला हुआ होता है, प्ले स्टोर के साथ में सैमसंग ने अपना भी स्टोर डाला हुआ होता है। लेकिन अगर आप सैमसंग के स्टोर पे जाएंगे ना तो सारी ऐप नहीं होती वहां पर। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने भी सैमसंग के यूजर हैं उनमें से शायद ही कोई होगा, शायद 2-3% लोग जो सैमसंग के ऐप स्टोर से जाके चीजें डाउनलोड करते होंगे। अदरवाइज सैमसंग के फोन वाले भी प्ले स्टोर से ही कर रहे होते हैं डाउनलोड। तो npm को जो है ना वो हैसियत हासिल है क्योंकि ऑफिशियल है। ठीक है, सब लोग इस पे वो करना चाहते हैं। हमजा फारूक पूछ रहे हैं कि सर हम अपना पैकेज बना के क्या पब्लिश कर सकते हैं पैकेज मैनेजर पे? जी बिल्कुल, हाँ हम कर सकते हैं। पैकेज बनाना आसान नहीं, नहीं आसान होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, उसमें बस कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, उनका जो एक बताया हुआ तरीका है, तो वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, तो ये जनाब अब मेरा बन गया क्या, पैकेज। ये फोल्डर के अंदर पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ गई तो ये बन गया पैकेज। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं जनाब npm वाले? जी, अरीबा कह रही है कि इस स्टेज के मुताबिक मैंने कहा है कि आसान नहीं है। अच्छा, मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि हम जो अभी ये चीज बना रहे हैं ना पैकेज, यही पब्लिश होता है, ये पैकेज ही बना रहे हैं असल में। ठीक है, लेकिन खैर अभी ये जस्ट वो वाली बात है कि जाहिर है जब मैं कंप्लीट कर लूंगा बात तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि क्या चक्कर है। अच्छा, अब ये मैंने एक पैकेज बना लिया। अच्छा, जितने भी npm के ऊपर पैकेज पड़े हुए ना वो सब इसी तरह के होते हैं जो हम बना रहे हैं। ठीक है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको पब्लिश भी कर सकते हैं एज इट इज, ये हमें कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई मना नहीं करेगा हमें। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बना लिया पैकेज डॉट जेसन। अब साथ में इसमें मैं क्या बना देता हूँ, index.mjs। अच्छा, मैं index.mjs लिख रहा हूँ, इसका कोई और भी नाम लिख सकते हैं आप, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मैंने बाहर बना दिया। ठीक है, index.mjs भी लिख सकते हैं आप, app.mjs भी लिख सकते हैं, server.mjs भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप जो भी नाम इसमें चाहें आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में होता था कि हमें इंडेक्स लिखना जरूरी होता था, अदरवाइज वो होस्टिंग में प्रॉब्लम करता था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जी अवैस अहमद, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक चीज क्लियर नहीं हो रही कि जो कॉमन जेएस है
अगर उसका कोड है वो MJS में चलेगा, MJS का उसमें चलेगा, दोनों सेपरेट ही रहेंगे? नहीं, दोनों एक दूसरे में नहीं चलेंगे, ना ये उसमें चलेगा ना वो इसमें चलेगा, दोनों एक दूसरे में नहीं चलेंगे। मतलब सर ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होगा? नहीं, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बट मैं इसीलिए मैंने ये जिक्र किया है कि जहाँ पे दोनों में मुख्तलिफ, यानी दोनों के अंदर जहाँ पे फर्क होगा ना, वो मेंशन कर दूंगा मैं कि भाई ये वाला कोड जो है ना, ये जो है ये सिर्फ इसमें ही चलेगा। मैं बताता जाऊंगा आपको साथ साथ कि कौन सी जगह पे फर्क है असल में, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी जगह पे फर्क है। और बाय द वे, आपका जो VS कोड है ना, इसके अंदर ये इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आपने पुराना कोड लिख दिया ना इसमें, तो ये आपको सजेशन देता है कि इसको कन्वर्ट कर दें आप। वो जस्ट आप एक बटन क्लिक करेंगे ना, उसको कन्वर्ट भी कर देता है वो, क्योंकि सिंटैक्स की बात है, सिर्फ बात तो सारी वही लिख रहे हैं आप, सिंटैक्स की बात है। तो VS कोड आपको ना एक बत्ती जला देता है छोटी सी, आप उस पर क्लिक करेंगे ना, उसको कन्वर्ट भी कर देगा। वो भी हम देखते हैं कि कैसे करता है ये कन्वर्ट ना, ठीक है जी। अच्छा, MJS में आया और मैंने कहा console.log, ठीक है, IM हेलो वर्ल्ड PA, क्या कर रहा हूँ ये मैं, PACKEGE नॉड पैकेज, सही है जनाब। IM हेलो वर्ल्ड नॉड पैकेज, ये मैंने लिख के सेव कर दिया। अच्छा, अभी सारे लोग ना यहाँ तवज्जो दें, अभी फिलहाल कुछ अपने PC में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जनाब, ये मैंने index.mjs यहाँ पे बना दिया। अब Node.js वाले ये कहते हैं कि आप चूंकि नॉड का पैकेज बना रहे हैं, तो आप ना इसको इस तरह से रन नहीं करेंगे, नॉड स्पेस index.mjs, ऐसे भी रन होगा, ये ऐसे भी रन हो जाएगा ये, लेकिन आप इसको ऐसे रन नहीं करेंगे। इसको आप कैसे रन करेंगे, आप इसको npm के जरिए रन करेंगे, क्योंकि ये npm का पैकेज है। आप लिखेंगे npm start, ठीक है, लेकिन आप नोट करें, जैसे ही मैंने npm start लिखा तो उसने मुझे एरर दे दिया कि मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट, ठीक है, ये इसने मुझे एरर दे दिया। तो मुझे क्या करना होता है इसके लिए, package.json में जाके एक स्क्रिप्ट के नाम से, यहाँ पे देखें बना हुआ है, ठीक है, इसमें टेस्ट की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें स्टार्ट की स्क्रिप्ट ऐड करनी है, ठीक है, और इसमें वही बात लिख देनी है, node index.mjs, ठीक है जी। सर ये स्टार्ट एक तरह से वेरिएबल बन गया कि इसके अंदर ये वैल्यू सेव है और जब हम रन करेंगे तो ये वैल्यू इसी जगह आ जाएगी? नहीं, ये असल में स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये स्क्रिप्ट अभी तो मैंने छोटी सी लिखी हुई है ना, इसमें और भी काफी हम इन फ्यूचर देखेंगे, इसमें लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए जो भी स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड होती है ना, वो हम यहाँ लिख देंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Bless you. अच्छा, तो ये मैंने स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिख दी। अच्छा, उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, डेव के नाम से भी एक स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, बल्कि मैं इसको ऐसे क्लियर इसमें लगा देता हूँ। डेव के नाम से भी मैंने स्क्रिप्ट बना ली है, स्टार्ट के नाम से बना ली, मुख्तलिफ नामों से मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ना npm start, तो क्या हुआ, ये मेरा पैकेज रन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, हमने थोड़ी देर पहले हेलो वर्ल्ड पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं हेलो वर्ल्ड पैकेज, कि एक मिनिमम जो पैकेज होगा ना हमारा, उसमें ये कोड लाजमी होगा। ये बॉयलर प्लेट कोड हमारा रेडी हो चुका है इस वक्त, ठीक है। एक स्क्रिप्ट होगी उसके अंदर स्टार्ट के नाम से, एक उसमें पैकेज, एक उसमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी index.mjs या किसी भी नाम, और .mjs होगा आखिर में, ये फाइल होगी। ये हमारा एक मिनिमम जो पैकेज होगा ना, वो ये तैयार हो चुका है। अच्छा, सेव कर दिया इसको मैंने। अब इतने कोड में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले,
अब हम करने जा रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड का एक सर्वर हम लिखने जा रहे हैं अब। जस्ट एक बार वो स्टार्टिंग में जो आपने देखा था कि लाइक व्हाट आर द keywords used, if you can run through that, that'd be awesome. या फिर सर्वर लिखते वक्त हम वही like we are going to redo that the same things that we just did. ये मैं बात समझा नहीं कि कौन सा कीवर्ड बताया आपने। तो मतलब आपने मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ये क्या लाइक npm init फोल्डर किया, फिर पैकेज बना उससे, सो लाइक those steps. हाँ, ये वैसे तो वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा बताता चलूं कि आप एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें npm init करेंगे तो ये फाइल तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है, जो कि सबसे बेसिक है। उसमें स्क्रिप्ट आपने ऐड करनी है, स्टार्ट वाली, ठीक है, स्क्रिप्ट ऐड हो गई, और एक आपने ये फाइल बना लेनी है साथ में। अब आप लिखेंगे npm start, तो ये फाइल चल पड़ेगी आपकी, ठीक है। मैंने कहा npm start और ये फाइल चल पड़ी, यानी रन होके कंप्लीट हो गई ये फाइल। क्लियर। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 हेलो वर्ल्ड सर्वर। जी दोस्त। सर जब आपने रन लिखा था, तो अगर हम npm रन और फाइल का नाम लिखें तो क्या ये फाइल रन करेगा? अब npm रन वाली जो चीज है ना, वो मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह क्लास में, लेकिन अभी उसको फिलहाल होल्ड करें ना। अभी आप सिर्फ npm स्टार्ट को समझें कि असल में स्टार्ट के अलावा जितनी भी स्क्रिप्ट है ना, वो रन के साथ चलती है ना, तो मैं अभी वो कवर नहीं करना चाह रहा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि वो हेलो वर्ल्ड आप ट्रैक पे चढ़ जाएं, उसके बाद ये सवाल मैं इंशाल्लाह आपका ले लूंगा बाद में। अच्छा, अब ये हेलो वर्ल्ड सर्वर जो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, ये भी एक मेरा पैकेज होगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो मेरा पैकेज बना था, ये भी जो मेरा पैकेज है 02 वाला, इस पैकेज के अंदर मैंने जस्ट एक कंसोल करवा दिया था और कुछ भी नहीं किया था मैंने, ठीक है। बट अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक पैकेज ऐसा बनाने जा रहा हूँ जो एज अ सर्वर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये एक हेलो वर्ल्ड सर्वर में बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, सर्वर का हेलो वर्ल्ड बनाने से पहले क्या कोई ये प्लीज बताना चाहेगा कि सर्वर से क्या समझते हैं आपके? सर्वर जब आपके सामने कहा जाता है तो आप क्या उससे मतलब लेते हैं सर्वर से? अस्सलाम वालेकुम सर। मतलब सर सर्वर ये है कि वो हमारी रिक्वेस्ट लेगा और उसको प्रोसेस करेगा और उसका कोई ना कोई आउटपुट देगा उस रिक्वेस्ट के उस पर मुताबिक। सही। कोई और बताना चाहेगा प्लीज? कोई भी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन जहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है एक्सेस हो रही हो या रिस्पॉन्ड हो रही हो। बिल्कुल सही बताया जी। तो हमने क्या देखा कि सर्वर जो है वो एक किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं कि जो आपकी रिक्वेस्ट को सुने और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको करे, ठीक है। ऐसी चीज को हम कहते हैं सर्वर। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्लियर अच्छा, पहले मुझे इस फोल्डर में जाना पड़ेगा। अभी मैं 2 में हूं, अब मैं CD करके चला जाता हूँ 3 में। 3 मेरा हेलो वर्ल्ड सर्वर है। अच्छा, हेलो वर्ल्ड सर्वर में जब मैं गया तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे npm init करूंगा जिससे ये पैकेज इनिशियलाइज होगा मेरा। अच्छा, नाम पूछ रहा है मुझसे, ये मैंने कहा नाम यही लिख दो, हेलो वर्ल्ड सर्वर ही लिख दो नाम, और जो भी मुझसे पूछा मैंने ओके ओके कर दिया। और जैसे ही फिर मैंने कंप्लीट किया तो ये मेरे पैकेज की एक फाइल तैयार हो गई। अब इस पैकेज की फाइल में मुझे क्या करना है, एक अदद स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखनी है, और मैं इसमें कहूंगा नॉड स्पेस index.js, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस जब भी मैं कोई नई ऐप बनाऊंगा या जब भी मैं कोई नया पैकेज बनाऊंगा या जब भी कोई मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा तो ये स्टेप मैं करूंगा हर दफा, ठीक है। तो अगर किसी को अभी ये थोड़ा
नहीं याद हो पा रहा है स्टेप, तो वो आप फिक्र नहीं करें, आपको जब बार बार आप एक ही चीज को करेंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है, नॉड स्पेस इंडेक्स डॉट mjs करना था मुझे, ठीक है, js नहीं करना था, mjs किया है, और अब मैं इसी नाम से ही फाइल भी क्रिएट करूंगा, index.mjs। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे सर्वर बनाना है, तो सर्वर में कैसे बनाऊंगा? सर्वर बनाने के लिए मैं एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूंगा, बावजूद इसके कि Node.js के अंदर बगैर लाइब्रेरी के भी हम सर्वर बना सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम इस वजह से करते हैं कि आसानी हमारे लिए प्रोवाइड हो जाती है काफ़ी सारी। बहुत सारा ऐसा कोड जो हमें हाथ से लिखना पड़ता है, उसके बने बनाए फंक्शंस हमें लाइब्रेरी से मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि लाइब्रेरी हम करें तो कौन सी वाली करें? मार्केट में कई सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा लोग जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कि मर्न स्टैक का पार्ट भी है, मर्न स्टैक का जो पार्ट है उसमें जो ई है हमारा, वो ई फॉर एक्सप्रेस है। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेस .js के नाम से एक लाइब्रेरी है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सर्वर को लिख पाते हैं Node.js के अंदर। तो मैं express.js की वेबसाइट पे चला जाता हूँ और वहां जाके जो गेटिंग स्टार्टेड की जो गाइड है उसकी वो ओपन कर लेता हूँ। ये मैं expressjs.com पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, इन्होंने आई थिंक थोड़ा चेंज किया, ये सही तरह लोड नहीं हुआ। अच्छा, ये चेंज कर दिया, पहले ये ना सेंटर में आता था। अच्छा, तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि आप npm install express करो। चूंकि एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है, बल्कि लाइब्रेरी नहीं, बकौल इनके ये फ्रेमवर्क है पूरा। ठीक है, तो बकौल इनके फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होती है? लाइब्रेरी से एक लेवल उसका ऊपर होता है। अब उसकी एक टिपिकल सी डेफिनेशन है, उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो इसको बहरहाल मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो npm install express और --सेव ये करना पड़ेगा। अच्छा, --सेव जो है अब ऑप्शनल हो चुका है, पहले ये लगाना जरूरी होता था। अब अगर आप ना भी लगाएं तो डिफॉल्ट में उसको ये सेव करता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कहा npm install, पूरा भी लिख सकता हूँ या बस आई भी लिख दूं तो भी काफी है, npm i express। ठीक है, और सेव मेरे लिए ऑप्शनल है। अब अगर मैं ना भी लगाऊं तो उसको बाय डिफॉल्ट वो सेव कर रहा होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये कहाँ सेव करता है वो। अब package.json के अंदर जब मैं जाऊंगा ना, तो आप नोट कीजिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर इसने इस पैकेज का नाम लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये --सेव का काम असल में यही है। नहीं भी लिखा मैंने तो भी सेव करेगा, क्योंकि अब इसका बिहेवियर यही है। अच्छा, package.json के साथ ना एक दूसरी फाइल भी क्रिएट हो गई है, package.lock.json। ये इन्होंने एक एडिशनल चीज पैकेज डॉट, यानी डिपेंडेंसीज को सेव करने का एक एडवांस तरीका है ये, जो अभी इन्होंने अडॉप्ट किया है। बट इस फाइल को ना आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। ये इसमें ये करता क्या है कि डिपेंडेंसी को ना विथ इट्स डिपेंडेंसी ट्री यहाँ पे सेव करके रखता है, क्योंकि लाइब्रेरी की इटसेल्फ भी कोई डिपेंडेंसीज होती हैं, तो वो उनका भी ना यहाँ पे रिकॉर्ड रखता है और सेम मेक श्योर करता है कि अगली दफा भी जब इंस्टॉल हो लाइब्रेरी तो वो सेम वर्जन के साथ हो। तो इस वजह से ये फाइल बनाई जाती है। इसको आप खुद से चेंज कभी भी नहीं करेंगे, ये इंस्टॉलेशन के वक्त पैकेज मैनेजर जो है ना वो उसको देखेगा कि क्या करना है। अच्छा, तो हमने क्या देखा, हमारी एक package.json की फाइल है, एक लॉक फाइल है जो कि वर्जन्स को लॉक करता है। तीसरा हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसमें अभी तक कुछ लिखा नहीं है हमने। एक चौथा भी यहाँ पे फोल्डर भी नमूदार हो गया है जिसका नाम है node_modules। node_module जो है, जो भी लाइब्रेरी हम डाउनलोड करेंगे npm से, वो इस फोल्डर में आके सेव हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी हमने एक्सप्रेस को डाउनलोड किया है, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो इसमें आप देखें ना सिर्फ एक्सप्रेस बल्कि काफी सारी लाइब्रेरी इसके अंदर आ चुकी है। एक्सप्रेस को वैसे तलाश करते हैं इसमें, ये हमारा एक्सप्रेस यहाँ पे मौजूद है इसमें, लेकिन एक्सप्रेस के साथ कई दूसरी लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं इसके अंदर। और ये दूसरी लाइब्रेरीज कौन सी हैं? एक्सप्रेस जिन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसी ट्री कहलाती है, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंसी ट्री क्या चीज होती है, कि एक लाइब्रेरी दूसरे पे और दूसरी तीसरे पे डिपेंडेंट हो सकती है आगे चल के। तो ये एक्सप्रेस दूसरी लाइब्रेरीज पे जो डिपेंडेंट है वो भी साथ साथ इसके डाउनलोड होके इंस्टॉल हो गई है यहाँ पे। अच्छा, अब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में
एक मिनिमल सर्वर का कोड लिखना है हमें, ठीक है। मिनिमल सर्वर क्या हो सकता है वो हमें यहाँ पे कोड लिखना है उसका। अच्छा, एक्सप्रेस, उमर पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेस क्या हर प्रोजेक्ट में अलग अलग इंस्टॉल करना होगा? जी बिल्कुल, जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको उसमें एक्सप्रेस उस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर इंस्टॉलेशन में भी तो सेव ही होता है आई गेस। जी हाँ, इसमें असल में जो npm इंस्टॉल मैं कर रहा हूँ वो पैकेज मैनेजर से डाउनलोड करके और यहाँ इस फोल्डर में लाके उसको सेव कर देता है, ठीक है जी। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो भी आपको पता चलेंगे कि वो क्या बेनिफिट्स हैं। मतलब इंस्टॉलेशन इज नॉट जस्ट सेविंग, ये बहुत सारी चीजें भी सेव कर देता है, आपकी टाइम बहुत सेव कर देता है। अच्छा, एक दोस्त ने हैंड रेज किया हुआ है, जी प्लीज। सर इसमें पूछना था कि जब हम पहले सेव नहीं लिखते थे, सिर्फ इंस्टॉल करते थे, तो उसमें और अभी जो हम सेव कर के साथ करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या था? असल में उस वक्त इन्होंने सोचा हुआ था ऐसा कि जब डेवलपर कोई चीज इंस्टॉल कर रहा है ना, देखो, क्योंकि जो शुरू में मैंने बात की थी कि पैकेज मैनेजर का जो मेन पर्पस क्या है कि जाके ना वहां पे सर्च कर सकूं मैं गया पैकेज मैनेजर में, मैंने कहा npm और जाके ना मैंने सर्च किया मैथ, कि मैथ से रिलेटेड कोई लाइब्रेरी चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये मैथ से रिलेटेड सारी लाइब्रेरीज मेरे पास आ गई, ठीक है। ये सारी बिग इंटीजर, सिंपल स्टैटिस्टिक्स, नॉड 64, कॉम्प्लेक्स जेएस, ठीक है, ये सारी आ गई। या मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए चार्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो 8000 लाइब्रेरी चार्ट से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे आ गई है। ng2 चार्ट, चार्ट जेएस, रीचार्ट, ठीक है, रिएक्ट चार्ट, ईसी चार्ट, बहुत सारी मेरे पास आ गई है। अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पे ये चार्ट को मैंने खोला और मैंने देखा कि अच्छा भाई क्या ये मंजन बेच रहे हैं, तो मैंने इसको क्या किया, इंस्टॉल कर लिया अपने पास। तो वो ऐसा उन्होंने शुरू में सोचा था कि भाई अगर बंदा इंस्टॉल कर रहा है ना कोई लाइब्रेरी, तो वो हो सकता है ट्राई करने के लिए इंस्टॉल कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसको इस्तेमाल ही कर ले, हो सकता है ट्राई करने के लिए इंस्टॉल कर रहा हो। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप ना माइनस माइनस सेव नहीं इसमें लगाते तो वो क्या होगा, यहाँ डिपेंडेंसी में आके वो सेव नहीं होगा, ठीक है। डिपेंडेंसी में आके क्या होगा, सेव नहीं होगा वो, क्योंकि उनको ऐसा लगा शुरू में कि हो सकता है ट्राई करने के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, कि भाई चला के देखेगा, समझ में आएगा तो सेव करेगा, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन उससे यूजर एक्सपीरियंस का एक प्रॉब्लम होता था। यूजर एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम ये होता था कि डेवलपर वो टेस्टिंग करते करते ना उसको, अब वो अच्छा खासा कोड लिख देता और वो सही चलने लग जाता, डेवलपर बाद में भूल जाता कि मैंने सेव भी करना है। अब उसको ऐसे ही उठा के जब डिप्लॉय करते हैं हम सर्वर पे कहीं पे, तो वो कोड ब्रेक हो जाता है, वो कहता है ये तो मौजूद ही नहीं है डिपेंडेंसी, समझ रहे हो। तो इस वजह से फिर उन्होंने बाद में बिहेवियर को चेंज कर दिया। इन्होंने कहा भाई कोई भी चीज आप इंस्टॉल करोगे ना जब, तो वो बाय डिफॉल्ट सेव होगी। अगर आपको वो चीज नहीं रखनी है तो आप सिंपल आओ पैकेज डॉट जेसन में, जो जो नहीं चाहिए उसको उड़ा दो आप यहाँ से, खत्म हो गई बात। तो मतलब ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है, मैं भी इससे एग्री करूंगा कि अभी जो अप्रोच इन्होंने की है वो पहली वाली अप्रोच से ज्यादा बेहतर अप्रोच है। तो इसलिए ये बिहेवियर है इसका। अच्छा जी, अब एक काम आपको और भी यहाँ पे करना है। जब भी आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो ये नॉड मॉड्यूल का जो फोल्डर आ गया ना आपके पास, ये आप गिटहब में नहीं भेजते ना, आप किसी को देते हैं। मिसाल के तौर में किसी से कोड शेयर कर रहा हूं तो ये नॉड मॉड्यूल वाली चीज ना मैं नहीं शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल बना दूंगा मैं, उस फाइल का क्या नाम होगा, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। गिट इग्नोर, जो आपने गिट वाली वीडियो देखी होगी उसमें आपको पता चल गया होगा ये गिट इग्नोर की फाइल क्या होती है। कोई ऐसी चीज है मेरे कोड में जो मैं चाह रहा हूँ कि इस फोल्डर को शेयर ना किया जाए गिट में, तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ। मैं कहूंगा कि नॉड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ठीक है, और सेव कर दिया मैंने। ये करते ही देखें ये ना डिम हो गई है, नॉड मॉड्यूल की फाइल थोड़ी सी डिम हो गई है, मतलब ये है कि ये इग्नोर हो चुकी है फाइल। अब जब भी मैं इस कोड को गिटहब में पुश करूंगा तो ये वाली फाइल नहीं जाएगी। अगर मैं यहाँ आगे देखूं तो यहाँ देखें आप, वो वाली फाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है ना, नॉड मॉड्यूल वाली कोई भी चीज शो नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि नॉड मॉड्यूल को मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर मैं इस कोड को पुश भी कर दूं, ठीक है, अगर इस कोड को मैं पुश भी कर दूं तो नॉड मॉड्यूल जो है वो मेरे गिटहब में पुश नहीं होगा, वो यहीं पे रहेगा। अच्छा, डॉट गिट इग्नोर शो होगी फाइल? जी हाँ, डॉट गिट इग्नोर खुद तो जाएगी ना ऑफ कोर्स,
डॉट गेट इग्नोर खुद चली जाएगी, लेकिन जो उसमें ये फाइल वो नहीं जाएगी। जो हमारा कोड देखेगा उसे पता चल जाएगा कि दूसरी डॉट गेट इग्नोर लगा है। अच्छा, जो कोड देखेगा वो क्या करेगा वो भी बताता हूँ वो क्या करेगा। अच्छा, अब जो कोड देखेगा वो चलाने की कोशिश करेगा, कोड तो चलेगा ही नहीं, कोड तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई जो पैकेजेस इसमें डिपेंडेंट है जिसपे मेरा कोड, मिसाल के मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, अब एक्सप्रेस तो होगा ही नहीं उसके पास, तो वो कोड उसके बाद रन नहीं होगा। लेकिन उसके पास ना ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल होगी, उसके पास क्या होगी, पैकेज डॉट जेसन की फाइल होगी। पैकेज डॉट जेसन की फाइल में डिपेंडेंसीज लिखी हुई है एक्सप्रेस, कि भाई इस पैकेज को चलने के लिए आपके पास एक्सप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट में ही होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए कहीं, ठीक है। अच्छा, तो आप एक तो तरीका ये कर सकते हैं कि आप इसको देखें यहाँ से और देख के आगे ना npm इंस्टॉल करके चला दें, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका है। उससे बेहतर तरीका क्या है, अब अगर मैं जस्ट इन केस इसको मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ, मैं उस सिचुएशन में आ जाता हूँ कि कोई जब मेरा कोड डाउनलोड करेगा तो कैसा होगा। नॉड मॉड्यूल को मैं डिलीट कर देता हूँ, नॉड मॉड्यूल डिलीट हो गया, यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं इसी फोल्डर के अंदर खड़े होके ना जस्ट लिखूंगा npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल के बाद मैं किसी पैकेज का नाम लिखता था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, पैकेज का नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट देखेगा, इस फाइल को देखेगा, पैकेज डॉट जेसन की फाइल को, और इसमें जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो खुद ही इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो यही वजह है कि नॉड मॉड्यूल मैं किसी को भेजने की मुझे जरूरत नहीं होती। अच्छा, नॉड मॉड्यूल नहीं भेजने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि नॉड मॉड्यूल का साइज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये जीबीज में पहुंच जाता है सम टाइम, क्योंकि जाहिर है जितनी ज्यादा आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते जाएंगे इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। तो ना गिटहब में हम इसको भेजते हैं नॉड मॉड्यूल को, ना हम किसी भी जगह जब मतलब ये जो मेरा सर्वर का कोड है, जाहिर ये मेरी मशीन में तो नहीं रहेगा हमेशा, ये हम कहीं ना कहीं इसको डिप्लॉय करेंगे क्लाउड में, तो क्लाउड में भी मैं नॉड मॉड्यूल की फाइल को नहीं भेजता हूँ। जितने भी क्लाउड हैं उन सबको जब वो देखेंगे ना कि ये npm का पैकेज है, तो npm के पैकेज का जो ये रूल रेगुलेशन है ना, ये सब लोगों को पता है, ठीक है, सब लोगों को ये बात पता है कि भाई npm का जो पैकेज है वो किस तरह का होता है। तो उनको पहले से पता है कि भाई इसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल होगी, उनको पहले से पता है कि उस पैकेज डॉट जेसन की फाइल में डिपेंडेंसी की एक लिस्ट होगी, उन डिपेंडेंसीज को हमने इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही ये चल पाएगा, उससे पहले ये नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर उसको रन कैसे करेंगे, वो रन करने के लिए भी वो npm स्टार्ट रन करेंगे, किसी भी क्लाउड में भेजूंगा ना npm स्टार्ट रन करेंगे, तो अगर मेरी स्क्रिप्ट नहीं है तो भी वो चलेगा नहीं। जो भी गिटहब से कोड इंस्टॉल होगा, गिटहब से क्लोन होता है कोड, अगर आपका मैं सवाल सही समझाऊं तो जो बंदा भी गिटहब से मेरे कोड को क्लोन करेगा वो npm इंस्टॉल चलाएगा, तो उसके पास सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी जो भी मेरे पास है, ठीक है, और फिर वो npm स्टार्ट करके उसको रन कर पाएगा। तो हमने क्या देखा, इसमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना होता है हमें, एक तो नॉड मॉड्यूल की फाइल जाने ना पाए, एक पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसी में वो सब चीजें मौजूद हैं, बस नजर रखनी होती है, और स्टार्ट की जो स्क्रिप्ट है वो सही हो। ये दो तीन चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो ये पैकेज आपका सही पैकेज है, प्रॉपर पैकेज है, ये आपका ये npm का एक पैकेज बन चुका है। अच्छा, इसको आप पब्लिश भी कर सकते हैं चाहे तो npm में, और आप इसको एज अ सर्वर रन भी कर सकते हैं कहीं पे भी चाहे तो। अच्छा, अब मैं आके सर्वर का ना कोड प्रॉपर लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया भाई एक्सप्रेस में, इंस्टॉलेशन इन्होंने कहा था कि कर लो, ठीक है जी मैंने कर लिया। उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड यहाँ लिखा हुआ है, वहां गया मैं गेटिंग स्टार्टेड में, और गेटिंग स्टार्टेड में जाने के बाद इंस्टॉलेशन तो कर ली, अब कितनी बार करवाओगे भाई, ये आ गया मैं, ठीक है। अच्छा, ये वो कोड है जो मिनिमल कोड है मेरा, किसका, एक सर्वर का जो मिनिमल कोड है वो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है जनाब। अच्छा, ये कोड क्या है, इसको लाइन बाय लाइन अभी हम समझते हैं, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो ये सबसे पहला लाइन जो है, इस कोड का जो सबसे पहला लाइन है वो कॉमन जेएस की लाइन है। इस कोड की जो सबसे पहली लाइन है वो क्या है, वो कॉमन जेएस है, वो इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने जिक्र किया था कि जहां जहां कॉमन जेएस आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी अगर मैं इसको इसी तरह रन करूंगा ना, ये एरर दे देगा। मैंने कहा npm स्टार्ट, ठीक है। इसने क्या कहा, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल स्कोप, कि भाई ये जो मॉड्यूल जो JS आप पढ़ लिखा हुआ है ना आपने, मॉड्यूल JS का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तरीकेकार,
उसमें रिक्वायर तो कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। ये कॉमन जेएस में होता था, पुराना हो गया ये अब। अच्छा, बहुत आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है। ये छोटा सा नीचे ना 3 डॉट बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा नीचे 3 डॉट बना हुआ आ रहा है। और यहाँ पे आप गौर करेंगे क्या लिखा हुआ है। इसने कहा कि फाइल इज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल, ठीक है, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू ईएस मॉड्यूल, ठीक है जी। ये कॉमन जेएस की बात लिखी हुई है आपने, और आप ईएस मॉड्यूल चला रहे हैं, तो आपके पास क्विक फिक्स क्या है? क्विक फिक्स पे क्लिक किया मैंने, इसने कहा कन्वर्ट टू ईएस मॉड्यूल, कन्वर्ट कर दिया। ये भाई जनाब इसने कन्वर्ट करके कोड को यहाँ पे खुद ही कन्वर्ट करके दे दिया मुझे। सबको समझ आ गई ये बात? ठीक है, पहले रिक्वायर हुआ था, रिक्वायर जो है वो पुराना वाला कोड है, इंपोर्ट नया वाला कोड है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब जैसे डॉक्यूमेंट में जो है वो पुराना वाला ही कोड अभी तक लिखा हुआ है, अभी तक डॉक्यूमेंट में ये कोड अपडेट नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। वीएस कोड के अंदर भी ये कैपेसिटी है कि वो आपको चेंज कर देता है कोड। अच्छा, थोड़ा सा जब आप ये बार बार लिखेंगे ना चीज को, तो बार बार लिखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये इंपोर्ट काम करता कैसे, ठीक है। हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में समझेंगे कि इंपोर्ट से कैसे काम किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम पढ़ेंगे तो। लेकिन फिलहाल इसको आप ऐसे ही समझें कि ये जनाब क्या किया मैंने फाइल की पहली लाइन में ये बात मेंशन कर दी कि इस फाइल में मेरे पास क्या इस्तेमाल हो रही है, एक अदद लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है जिसका नाम है एक्सप्रेस, ठीक है, उसको लेकर आ जाओ, उसका सारा कोड इस्तेमाल होगा अब यहाँ पे, उसके अंदर उस लाइब्रेरी में दिए गए फंक्शन इस्तेमाल होंगे अब यहाँ पे। अगली लाइन में मैंने कहा कि कांस्टेंट ऐप इक्वल्स एक्सप्रेस, ठीक है, और ये कौन सा एक्सप्रेस है? ये लाइब्रेरी वाला एक्सप्रेस है जिसको मैंने कॉल कर दिया। उसके बाद मैंने कहा पोर्ट 3000, उसके बाद मैंने कहा कि app.get स्लैश, जब ये वाली रिक्वेस्ट आए आपके पास तो आपको क्या रिस्पॉन्स भेजना है? हेलो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। उसके और मैंने सिर्फ कहा कि एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, कोई दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल मिनिमल मेरा सर्वर है। और मैंने कहा app.listen, और मैंने कहा पोर्ट 3000 पे इसको रन करो, ठीक है। ये पोर्ट का वेरिएबल जो बना हुआ था, बल्कि इस वेरिएबल को हटा के मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3000 लिख देता हूँ, ठीक है, टू मेक इट सिंपलर, ठीक है। फिर इसने app.listen जब कहा तो app.listen जब होना शुरू हो जाए तो ये वाला कंसोल प्रिंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये वाला कंसोल प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं सिंपल कर देता हूँ कि हेलो सर्वर इज लिसनिंग एट localhost colon 3000 सेव, ठीक है। अब ये मेरे पास एक मिनिमम जो सर्वर का कोड है वो आ चुका है। इसको मैं अब रन कैसे करूंगा? npm start, वही सिंपल तरीका है npm start का। जैसे ही मैंने npm start किया, पहले तो इसने एरर दे दिया था क्योंकि कोड पुराना वाला लिखा हुआ था इसके अंदर, लेकिन अब की बार इसने कहा कि हेलो सर्वर इज लिसनिंग एट लोकल होस्ट 3000, इस पे ये चलना शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे लोकल नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर मौजूद हैं उनसे मैं इस सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं अपने लैपटॉप से ही करके देखता हूँ। मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कहूँगा लोकल होस्ट 3000। जैसे ही मैंने लोकल होस्ट 3000 लिखा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैं इस मैसेज को जरा चेंज कर देता हूँ कि आई एम express.js सर्वर, ठीक है, आई एम express.js सर्वर। जब भी मैं इसमें कोई चेंज करूंगा मुझे सर्वर को रोक के दोबारा चलाना होगा। और अब मैं आगे जब रिफ्रेश करूंगा तो ये कहेगा आई एम express.js सर्वर। अच्छा, आमतौर पे क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ फिजिकली तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ, मैं अपनी आईपी देता हूँ उन सब लोगों को, और मैं कहता हूँ कि इस सर्वर को आप एक्सेस करें अपनी मोबाइल से, अपने जो भी कंप्यूटर आपका सेम नेटवर्क पे, उससे आप इसको एक्सेस करें। लेकिन अभी जो है, चूंकि आप सब लोग मेरे पास लोकल नेटवर्क पे नहीं है, लेकिन मेरे पास लोकल नेटवर्क पे मेरा फोन है, तो मैं इस पे जो है ना कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैंने कहा जी
जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो ये मेरे पास जो है ना, बल्कि मैं अगर अपनी स्क्रीन इसमें शेयर कर पाऊँ तो वो करना चाहूँगा मैं। मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन मिरर कर रहा हूँ। काइंडली बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन शो हो रही है क्या या नहीं हो रही है? जी सर, हो गई। अच्छा, अब मुझे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो मेरे लैपटॉप, क्योंकि मेरे लैपटॉप के ऊपर ये चल रहा है, तो मेरे लैपटॉप का ना मुझे आईपी देखनी पड़ेगी। मेरे लैपटॉप की आईपी ये आ रही है 192, तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ 192.168.1.172, ठीक है। उसके बाद कॉलन 3000, क्योंकि 3000 पोर्ट है, और एंटर। ठीक है जी। असल में मैंने आईपी देखने के लिए स्क्रीन शेयरिंग रोकी थी, मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक है जी, ये आप नोट करें, ये मैंने आईपी लिखी है और आईपी के साथ कॉलन लिखा है 3000, और जब मैं इसको विजिट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आई एम एक्सप्रेस जेएस सर्वर, ये लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है। ठीक है। ऑन अदर हैंड क्या होगा कि अगर मैं अपने ही लैपटॉप से अगर मैं कर रहा होता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, आईपी लिखनी नहीं पड़ती, लोकल होस्ट लिखना पड़ता है। लोकल होस्ट क्या है? लोकल होस्ट इज अ कांस्टेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसी लैपटॉप की आईपी की बात हो रही है। ठीक है। तो मेरे लिए डिपेंड करता है कि मैं चाहूं तो लोकल होस्ट लिख दूं, चाहूं तो मैं यहाँ से आईपी को देख कर ना वो आईपी भी लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूं तो ये आईपी भी मैं लिख सकता हूँ, सेम ही बात है। ठीक है। तो लोकल होस्ट लिखूं या वो आईपी लिखूं, सेम बात है। तो ये जनाब हमने कर लिया। इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके ना कुछ मजीद रिक्वेस्ट बना देता हूँ। मैंने कहा कि भाई /water/food, सही है। Here is your water, here is your food। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे फूड बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। वाटर। ठीक है, मैंने /water और /food पे भी कुछ ना कुछ लगा दिया है। पहले ये था सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती थी, इस पे सेव किया मैंने। सर्वर को रोकना पड़ेगा और सर्वर को रोक के दोबारा से रन करना पड़ेगा। सर इसमें हेलो वाला मैसेज क्यों नहीं आया? हेलो वाला मैसेज क्यों नहीं आया क्या मतलब? वो तो मैसेज मैंने चेंज कर दिया ना, हेलो वाला तो पहले लिखा हुआ था, मैंने अब मैसेज चेंज कर दिया, जो अभी होगा लेटेस्ट वाला वो आएगा। ठीक है। मैंने सर्वर को रोक के दोबारा चलाया, मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं / लिखूंगा वाटर, तो देखें कौन सा वाला रिजल्ट आया, जो वाटर वाला रिजल्ट था वो आया। अच्छा, अब मैं लिखूंगा /food, तो मेरे पास वो रिजल्ट आया जो फूड में लिखा था मैंने। और मैं सिर्फ अगर ये हटा दूं दोनों चीजें, तो मेरे पास आई एम एक्सप्रेस जेएस सर्वर लिखा हुआ आ गया। ठीक है। यही 3 रिक्वेस्टें हमने हैंडल की हैं, यही 3 रिक्वेस्ट का ये जवाब दे पा रहा है। अगर मैं इन 3 के अलावा कोई चौथी बात लिखूंगा, मैं कहूंगा कि यार टी, तो टी में कहेगा भाई कैन नॉट गेट टी, क्योंकि सर्वर पे ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है /t के जैसी। ठीक है जनाब, तो ये हमारी हो गई चीज।
अच्छा, अब ये जो है ना हमारा एक बेयर मिनिमम जो हमारा सर्वर था उसका कोड ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट ये है कि ये सर्वर अभी तो क्या चल रहा है, मेरे पास मेरी लोकल मशीन में चल रहा है। आप सब ये लोग खुद भी कोड चलाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ये कोड आपसे चल जाएगा बगैर किसी दिक्कत के। अभी तो ये सर्वर मेरी मशीन में चल रहा है, इसको मुझे करना है क्लाउड में डिप्लॉय। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हमने HTML की फाइल पढ़ी थी तो पहले ही दिन हमने ये सीख लिया था कि HTML की फाइल को होस्ट कैसे करते हैं कि ऐसा URL जनरेट हो जाए जो दुनिया में कहीं से भी कोई खोले तो वो खुल पाए। तो अब इस सर्वर के साथ भी हमें ना पहली ही क्लास में हमें क्या करना है, आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं कि इसको क्लाउड पे डिप्लॉय करना है। ठीक है, राइट, क्लाउड पे इसको आपको डिप्लॉय करना है। साथ में आपको मैं सारी चीजें भी बता देता हूँ कि ये क्लाउड पे डिप्लॉय होगा कैसे। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप जाएंगे heroku.com पे, heroku.com पे जाके आप अपना अपना अकाउंट बनाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है अकाउंट बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा, और हरिको क्या करता है, आपको 5 फ्री एप्लीकेशन देता है जो आप डिप्लॉय कर सकते हैं हरिको पे। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है हेलो वर्ल्ड, 4 और भी कर सकते हैं इसी जैसी आप। अच्छा, तो ये हो गया भाई। अब आपको मैं एक, ये तो आपका harico.com पे आप साइन अप करेंगे। साइन अप करना इज नॉट अ बिग डील, जैसे आप फेसबुक पे साइन अप करते हैं, जीमेल पे करते हैं, सेम उसी तरह आप साइन अप करेंगे। कुछ 1-2 सवालात आपसे पूछेगा। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट है हरिको Node.js के, क्योंकि हरिको पे Node.js के अलावा भी काफी चीजें चल सकती हैं। ठीक है, तो Node.js की जो कोई भी ऐप है उसको हरिको पे कैसे डिप्लॉय करते हैं वो इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ पर, इसी कोड के लास्ट लाइन में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया लिंक आपके पास। अच्छा, क्या हुआ भला? अच्छा, लोड हो रहा है अभी ये। क्या हो गया इसको भी, ठंडा ही हो गया ये तो। सर ये हरिको ये फायरबेस की तरह है? फायरबेस पे आप Node.js की एप्लीकेशन होस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फायरबेस पे आप Node.js की एप्लीकेशन होस्ट नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही सिंपल सर्वर है, फायरबेस नहीं है, फायरबेस अलग चीज है, ये फायरबेस नहीं है। ठीक है, ये आपको एक सिंपल सा कंप्यूटर प्रोवाइड कर देता है जिसमें आप अपनी Node.js की एप्लीकेशन को चला सकते हैं, Node.js का सर्वर रन कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन। अब ये देखें, ये सारे स्टेप्स हैं इंट्रोडक्शन के। भाई दिस ट्यूटोरियल विल लेट यू थ्रू द, भाई कैसे डिप्लॉय होता है सब कुछ करेगा। आर यू रेडी? आई एम रेडी। अगले स्टेप पे गए। अब अगले स्टेप पे इसने कहा कि भाई ये टूल चेन है, इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें आप। ठीक है, अलग अलग तीनों प्लेटफॉर्म के लिए बताया। फिर आप हरिको लॉगिन कर लें, जाहिर है आप जब अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद ही आप हरिको लॉगिन कर पाएंगे। फिर कह रहा है यार ये चेक कर लो, आपके कम से कम 14 वर्जन होना चाहिए। ठीक है, npm का वर्जन कम से कम ये होना चाहिए। फिर गिट इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, फिर आपने कहा ठीक है जी मैंने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया, अगला स्टेप अब। ठीक है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको ये। अच्छा, ये जो गिट क्लोन करवा रहा है ना, ये इनकी एक हेलो वर्ल्ड की एक एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है, वो आपसे क्लोन करवा रहा है। आपको ये कोई कोड लिखने नहीं कह रहा। ठीक है, ये आपसे बनी बनाई एप्लीकेशन है, वो क्लोन करवा रहा है और उसको डिप्लॉय करवा के दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको लेकिन क्या करना है, पहले तो एज इट इज कर लेना जैसे ये बता रहा है, बट वंस ये कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली एप्लीकेशन को होस्ट करना है, ऐसी वाली होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशन है ना इसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब काफी सारे इसमें पेजेस वेजेस बनाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो हमें ये वाली नहीं करनी, हमें जो मैंने बनवाई है ना ये वाली करनी है, ऐसी वाली। क्योंकि ये मिनिमल है, इसमें सिर्फ मेरा ख्याल है कि 20 लाइन का कोड है सिर्फ, और कोई कोड नहीं है एक्स्ट्रा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि क्या होगा। अच्छा, ये हो गया भाई। ठीक है भाई, आई क्लोन कर लिया मैंने। क्लोन करने के बाद ये सारा कोड लिखना है आपको, ये सब कुछ लिखने के बाद ठीक है जी ये भी कर लिया, नेक्स्ट। तो इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, और पूरा डॉक्यूमेंट फॉलो करने के बाद अल्टीमेटली आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये वाला जो सर्वर है इसको क्या कर सकें, आप हरिको पे डिप्लॉय कर सकें। जैसे ही आप इसको हरिको पे डिप्लॉय कर लेंगे आपको एक अदद लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो अब हम अभी हम लिख रहे हैं ना, लोकल होस्ट 3000/food,
उसके बाद फिर लिंक आपको क्या मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा कुछ इस तरह का, https:// my app, जो भी आप अपने ऐप का नाम रखेंगे .herokuapp.com/food, तो फिर आप लिखेंगे ये वाला लिंक, और इस तरह का लिंक आपने कल सबमिट करना है। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस तरह का एक लिंक मुझे सबमिट करें, और जब मैं उस लिंक को खोलूं और मैं कहूँ /food/water, तो वो कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न करे उसके अगेंस्ट, ठीक है। और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊं जो उसमें मौजूद नहीं है तो वो मुझे कहे कैन नॉट गेट। इस तरह की चीज आपको अगली क्लास में सबमिट करनी है मेरे पास, ठीक है जी। किसी का अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो वो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज फिर हम क्लास को एंड करते हैं। सर मैंने कैलकुलेटर वाला असाइनमेंट बनाया है लेकिन उसमें कुछ बटन सही काम नहीं कर रहे। आप एक काम कीजिएगा, इस क्लास के बाद आप चाहें अगर तो मैं ये क्लास ओपन छोड़ दूंगा और आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर वाला असाइनमेंट कोई और भी अगर इनके साथ डिस्कस करना चाहे तो। और हम तो जो आपने टर्मिनल खुला हुआ था, ये नेट में ऑप्शन है या ये हम खुद भी कर सकते हैं ऊपर, ये कोड का ही ऑप्शन है? हाँ ये तो विंडोज में भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। आपको राइट क्लिक VS करना कोड, होता है। सॉरी, ठीक है ठीक है। आपके माइक में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। सर अभी भी आ रही है? हाँ अभी भी आ रही है। इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+बैकटिक, राइट। Ctrl+बैकटिक से ये ओपन क्लोज होता है। ये चाहे विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, तीनों में सेम है ये। Ctrl+बैकटिक से ये ओपन क्लोज होता है, ठीक है। आप गूगल कर लीजिएगा Ctrl+बैकटिक कैसे होता है, कहाँ पर होता है। अच्छा जनाब, तो मेरा ख्याल है कि किसी का कोई सवाल नहीं है इस बारे में, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर किसी को भी प्रैक्टिस करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो वो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, और प्लीज़ पोलाइटली कीजिएगा सवाल, ठीक है। पोलाइटली डिस्कशन करें आपस में, ताकि जो है ना सब लोगों को सीखने का मौका मिले। अच्छा, हमजा फारूक कह रहे हैं कि इन्होंने सर्वर बना लिया। अच्छा, सिर्फ बनाया है आपने या होस्ट भी कर लिया? अरे क्या बात है जनाब आपकी, हमजा फारूक। अच्छा, हमजा फारूक ने एनजी रॉक के जरिए जो है इस सर्वर को होस्ट कर दिया है ग्लोबली। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी एनजी रॉक के जरिए मत कीजिएगा। एनजी रॉक इंशाल्लाह हम फ्यूचर में यूज करेंगे, ठीक है। जब हम एलेक्सा पढ़ेंगे तो एनजी रॉक हम बड़ी कसरत से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एनजी रॉक से दूर रहिएगा, बाकी लोगों से कह रहा हूँ मैं। अभी हरिको पे ही डिप्लॉय करना है, किसी और जगह डिप्लॉय करेंगे आप तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा फिलहाल के लिए। अच्छा, क्विज के हवाले से एक दोस्त ने सवाल पूछा है। क्विज जो है ना आपका सैटरडे को है, ये जो अभी सैटरडे आएगा ना, सैटरडे वाली क्लास में जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे आपको क्विज दे दिया जाएगा, ठीक है। क्विज वैसे तो जूम के अंदर भी मौजूद है तरीका, लेकिन मैंने देखा है कि गूगल फॉर्म ने भी बड़ा अच्छा तरीका निकाल दिया है क्विज का ना। तो गूगल फॉर्म पे ही क्विज आपका रेडी है, और सैटरडे वाले दिन आपको वो जैसे ही क्लास शुरू होगी आपको वो क्विज दे दिया जाएगा। आपके पास टोटल 1 आवर होगा उस क्विज को कंप्लीट करने के लिए। अगर जल्दी कर लें कोई तो अच्छी बात है, लेकिन टोटल आपके पास 1 आवर होगा उस क्विज को करने के लिए। उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, और उन्हीं टॉपिक्स में से हैं जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, और MCQs बेस्ड है, ठीक है। क्लास आपकी 8 बजे शुरू होती है ना, तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सैटरडे वाले दिन, सैटरडे की जो क्लास होगी उसका जो फर्स्ट आवर है उसके अंदर हम क्विज करेंगे, बाकी जो बचेगा टाइम उसमें हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह क्लास का कंटेंट कवर कर लेंगे। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी अगली क्लास में।